So we'll first start our whole idea of this presentation is how to write clean functions as described by Mr. Robert in his book Clean Code. So quickly in 2 minutes, what can you guys understand from this function? What does it tell you? What it's doing? Can't tell बहुत बड़ा फंक्शन है और नाम भी Yes. अजीब सा. Right. Can we go to the next slide? फंक्शन यहाँ खत्म नहीं हुआ. Apparently ये function अभी भी continue हो रहा. अब भाई खत्म. Yes. वेब क्रॉलिंग Can we have more responses? Yeah, please. वेब क्रॉलिंग का फंक्शन लग रहा है. कुछ विकी पेज से कुछ पार्स करना चाह रहा है. थोड़ा सा आई गेस एक मिनट. आई सही थिंक है. यस इसी तरह कुछ कोई पेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है क्योंकि नीचे रिटर्न में गेट एचटीएमएल है तो सॉर्ट ऑफ कोई विकी पेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है क्रॉलर से चीजें लेके और फिर ठीक है. या तो क्रॉलिंग कर रहा है या पेज कंस्ट्रक्ट कर रहा है. पेज को कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है किसी एक पेज पे स्पेसिफिक. बट द पॉइंट इज कि ये फंक्शन इतना बड़ा है और इसका नाम भी कोई इट वाजंट वेरी रिवीलिंग कि इसका इंटेंट क्या है या पर्पस क्या है इस फंक्शन का. तो द होल आइडिया ऑफ दिस लिटिल एक्सरसाइज वाज टू शो कि अगर फंक्शंस अच्छे ना लिखे हों तो it's hard to actually read them and understand their intent or purpose. So basically we will learn how to write good functions such that they are readable, understandable, and if need arises we can add code to it, add features. So the first thing when you start talking about a function, it is the name. तो जो भी नाम है किसी फंक्शन का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सबसे पहली चीज़ आप किसी फंक्शन में देखते हैं उसका नाम देखते हैं. तो there are some go-to rules about how should you write the names of your function. So सबसे पहले कि वो डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, डिस्क्राइब कर रहे हो फंक्शनैलिटी को और क्लैरिफाई कर रहे हो कि फंक्शन करना क्या चाह रहा है. there's a principle called Abbort's principle. इट सेज कि आपको पता लग जाता है कब आप क्लीन कोड पे काम कर रहे हैं तब every routine turns out to be pretty much what you expected. And expectations build कहाँ से होती हैं? नाम से. Because if you read a function's name you expect that it will do what its name is telling you. So idea ये है कि you can use long names. सही है. most programmers वो इस चीज़ को शायद डिसलाइक करते हैं या इससे भागते हैं कि भाई नाम 2-3 वर्ड से ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता. तो ऐसा नहीं है. लॉन्ग नेम्स आर बेटर इन केस आपके फंक्शन को वो डिस्क्राइब करने के लिए ज़रूरी है. और टेम्परेरी नेम्स भी ओके हैं. फॉर एग्जांपल आप एक फंक्शन लिख रहे हैं और यू आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि उस फंक्शन की डोमेन क्या है, स्कोप क्या है, उसकी एग्जैक्ट फंक्शनैलिटी क्या है. आप कोड लिखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इस फंक्शन में एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी नेम रख सकते हैं. बट फॉर अ कोड दैट्स कमिटेड इनटू सम वर्जन कंट्रोल या दैट्स रेड बाय अदर पीपल तो उस केस में ऐसा नहीं है. उस केस में टेम्परेरी नेम्स नहीं हो. लॉन्ग नेम्स होना अच्छी बात है अगर उससे आपकी फंक्शनैलिटी क्लियरली डिफाइन हो रही है. तो व्हाट डू यू गाइस से अबाउट इट एज इन लॉन्ग नेम्स के बारे में क्या कहते हैं आप लोग? शुड इट बी यूज्ड? एक पॉइंट मैं अपनी तरफ साइड करूँगा कि अगर आपके फंक्शन आप और लेंदी है वो तो चांसेस यही है कि आपको वैसे ही उसका एक बड़ा नाम रखना पड़ेगा ताकि सारी फंक्शनैलिटी उस नाम के अंदर इनकैप्सुलेट हो जाए. लेकिन अगर आप छोटे फंक्शंस छोटे छोटे बनाएंगे तो देन आपको बड़ा नाम रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो डिस्कस. आई थिंक इसका इन्वर्ट नहीं होता था कि अगर फंक्शन का स्कोप छोटा है तो आप उसका लॉन्ग नेम भी रख सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि सिर्फ वो वहीं यूज हो रहा है. और अगर वो मल्टीपल जगह यूज होता है तो आप उसका शॉर्टर नेम रखते हैं. इस पे
कुछ कोई ऐड करना चाहेगा? लमक भाई या याजिद भाई? Yep, that's correct. हम एक दूसरे के नामों के साथ भी ये करते हैं। अगर किसी का नाम बहुत बड़ा होता है तो हम उसको शॉर्टन कर देते हैं या अब्रीविएट कर देते हैं। कोई एग्जांपल सोच रहा हूँ, कोई आ नहीं रही। लेकिन हाँ, क्योंकि जो चीज़ें हम बहुत यूज़ करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उनको छोटा कर लें कि एफ़र्ट कम लगे फिर उनको यूज़ करने में। तो जो भी चीज़ें पब्लिक इंटरफेसेस में, फॉर एग्जांपल, उनके नाम हमें छोटे रखने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स उसको यूज़ कर रहे होंगे। और एनालॉजी हम ये कह सकते हैं कि if we say KFC then everybody knows what we are talking about, लेकिन हमें स्पेसिफिकली ये नहीं कहना पड़ता कि Kentucky's फ्राइड चिकन। सही है कि हमें पता लग जाता है हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बहुत कॉमन है, तो उसका नाम अगर आप शॉर्टन भी करते हैं तो इट डजेंट मैटर, क्योंकि वो बेसिकली इट्स पार्ट ऑफ कॉमन नॉलेज नाउ। लेकिन अगर कोई चीज़ होती इंटरनल है, कोई बहुत छोटी स्कोप में जो कि बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होती, तो उसको जो है हम इट्स बेटर कि डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग नेम हो उसका, जो कि उसका पूरा आइडिया क्लियर कर दे। So here's an example. As compared to the last function that we saw, this is a very short function और इसका नाम भी बहुत क्लियर है। It says कि get flagged cells, और ये क्या कह रहा है कि एक गेम बोर्ड है, उसमें जितने भी सेल्स हैं उन पे इटरेट करके जो भी सेल फ्लैग्ड है उसको अपने पास अपेंड करा रहा है एक लिस्ट में, और इट शुड रिटर्न इट। इधर लिखा नहीं है लेकिन टिपिकली इट विल रिटर्न इट। तो गेट फ्लैग्ड सेल्स बेसिकली इस फंक्शन को देख के आप फौरन आप समझ जाते हैं, यानी कि विद इन 30 सेकेंड्स आपको आइडिया हो जाता है क्या हो रहा है। इसकी जो एग्जांपल थी ना वो कुछ इस तरह थी कि एक बहुत मेस्ड अप फंक्शन बनाया हुआ था जहाँ पे सेल्स भी एक किसी एरे लिस्ट में लिया हुआ था, फॉर के अंदर आप इंटीजर आई करके कुछ कर रहे थे, और जो इस फ्लैग का मेथड है इसकी जगह कोई इंटीजर वैल्यू करके वो चेक हो रही थी। तो इसका आइडिया यही था कि वो इसके कॉन्ट्रेरी में एग्जांपल कि अगर हम मीनिंगफुल नेम और इस तरह रख देंगे तो अगर जैसे भी सोबान ने इसको रीड किया तो विदाउट लुकिंग एट एनी अदर कोड आप सिर्फ इस स्निपेट को देख के भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये आइडिया था। आमिर की बात में एक और ऐड करूंगा, अगर मैं खाली नाम पढ़ लूँ गेट फ्लैग सेल्स फंक्शन का नाम, और मैं इस फंक्शन के अंदर भी ना जाऊँ कि मुझे पता हो कि इसके अंदर हो क्या रहा है, तो मुझे इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका नेम इतना डिस्क्रिप्टिव है। अगर हम इसको इस तरह देखें तो गेट फ्लैग सेल्स तो मैं पता है कि रिटर्न में हमें सेल्स कर रहा होगा, और हमें पता होगा कि सेल्स के अंदर जो है वो बहुत सारे सेल पड़े होंगे। तो अगर हम इसको उस तनाज़ुर में देखेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर इस तरह भी देख सकते हैं। राइट, अगर आप किसी गेम का अगर कोई कोड देख रहे हैं, समझा कोई चेस है, अगर आप उसका कोड देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपके सामने कॉन्टेक्स्ट होगा कि देयर इज अ गेम बोर्ड, इस पे सेल्स होंगे। तो इन दैट सिनेरियो अगर आप गेट फ्लैग्ड सेल्स अगर सुनते हैं तो आपको समझ आ जाएगा अच्छा सही है कि गेम बोर्ड के जो सेल्स फ्लैग्ड होंगे किसी भी रीजन की वजह से उनको बेसिकली कलेक्ट करके आपको लाके दे देगा। ऑलराइट, सो फंक्शंस जो होते हैं उनकी आइडियल लेंथ 4 to 5 लाइंस होनी चाहिए आइडियली, लेकिन आप इट्स नॉट अ हार्ड रूल, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। एंड कोशिश ये होनी चाहिए कि सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो फंक्शन में, और इंडेंटेशन जो होती है वो आइडियली 1 लेवल की होनी चाहिए, बट 2 लेवल्स भी ओके ही है। उससे ज़्यादा अगर इंडेंटेशन होती है तो बेसिकली इससे ये समझ आता है कि योर फंक्शन इज डूइंग टू मच। तो मे बी आप वो जो नेक्स्ट जो लेवल है किसी जो डीप लेवल ऑफ इंडेंटेशन है आप उसको अलग से एक स्मॉलर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स या साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए फंक्शन के। फंक्शन जो है वो जो काम करे वो बेसिकली वो हमेशा, यानी कि बेसिकली ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग से एक कॉन्सेप्ट आया है कि फंक्शन के साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए, बाय प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। कि अगर आप एक फंक्शन को एक सेम पैरामीटर के साथ मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करें तो उसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो, जो भी उसका रिस्पॉन्स हो, हमेशा सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो फंक्शन ने कोई अलग से कहीं स्टेट मेंटेन की हो एंड एवरी टाइम यू कॉल इट तो वो स्टेट को चेंज करे और उस स्टेट के हिसाब से अलग आंसर करे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बाय प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। इससे होता है कि फंक्शन आपका बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि वो क्या कर रहा है। मैंने कहीं पढ़ा था कि फंक्शन को एक चीज करनी चाहिए, या तो कोई वैल्यू रिटर्न करे या किसी चीज की स्टेट चेंज कर रहा हो। दोनों काम एक साथ नहीं करने चाहिए उसको।
तो इवन अगर फंक्शन जो है वो नॉन फंक्शनल फंक्शन समथिंग को स्टेट चेंज करता है तो उसको कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए। अब जैसे मुस्ताशन भाई ने कहा है चैट में, इट्स कॉल्ड कमांड एंड क्वेरी सेपरेशन। कमांड इज के आपको ये उस एक्शन परफॉर्म करना है कह रहे हैं, और क्वेरी में ये होता है कि यू आर आस्किंग फॉर सम डेटा और सम स्टेट। तो यस। और एडिंग द सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, अगर मेहदी पिछले स्लाइड पर वापसी जाओ, यहाँ पे जैसे आप गेट फ्लैग सेल्स का फंक्शन है, यहाँ पे आप कंसर्न नहीं हो कि सेल डॉट इस फ्लैग किस तरह चेक हो रहा है, तो ये एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मतलब लोअर लेवल ऑफ डिटेल्स है, तो यहाँ पे इन्होंने इससे एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दिया। फर्दर मोर अगर जहाँ से गेट फ्लैग सेल्स का जो कॉलर फंक्शन होगा उसका कंसर्न नहीं है कि फ्लैग सेल्स किस तरह आ रहे हैं, ऑल इट कंसर्न्स इज कि फ्लैग सेल्स आ रहे हैं बस किसी तरह। तो इस तरह जो अगर सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में हम इसे तोड़ देंगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्लो रीडेबल हो जाएगा और आपको अंदर जाके चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बेसिकली एक फंक्शन इटसेल्फ जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट आउट कर रहा होता है कुछ डिटेल्स को, कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को। अगर मैं इस फंक्शन के सिर्फ नाम पढ़ता हूँ तो इससे मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मिल जाता है कि क्या कर रहा होगा ये। अब इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं उसको मैंने एक बेसिकली एक नेम दे दिया गेट फ्लैग सेल्स का। तो उससे हो ये रहा है कि वो अंदर वाला जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो अगर एक बार अगर मैंने ये फंक्शन देख लिया या अगर मैंने नहीं भी देखा तो भी आई कैन प्रिडिक्ट कि फंक्शन क्या कर रहा होगा। अगर मैं इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, समझे किसी और मेथड के अंदर मैं गेट फ्लैग सेल्स देख रहा हूँ, या इसी अगर मेथड के अंदर देखें तो सेल डॉट इज फ्लैग यूज हो रहा है। अब इस फ्लैग जो है वो किस तरह काम कर रहा है वी डोंट एग्जैक्टली नो, लेकिन हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि सेल अगर फ्लैग है तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा होगा। बुलियन हमने इस तरह डिड्यूस किया कि इसके साथ इज लगा हुआ है। तो इसी तरह अगर नेम बहुत क्लियर हो और इंटेंट डिफाइन कर रहे हो तो ये चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। एब्स्ट्रैक्टली आपको आइडियाज क्लियर हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अच्छा सुभान, आपकी जो एग्जांपल है ना, ये आगे भी एक दफ़ा आए तो उसको वापस से रिविजिट कर सकते हैं। जस्ट कि हमने ये देखा कि ग्रेनुलरिटी होनी चाहिए कि हमारा जो वो स्मॉल और स्मॉल और स्मॉल। अगर हम सबसे पहले देखें तो ये जो पिक्चर नंबर 1 है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसका साइज़ बिग है। फिर 2 में गए, 3 में गए, 4 में गए, तो उसको हम छोटे से छोटा करते गए और इतना छोटा कर दिया कि अभी और छोटा नहीं हो जाए। तो बेसिकली अंकल बॉब का ये कहना है कि आप एक फंक्शन को जब तक आप छोटा कर सकते हो, जब तक आपने जो दूसरा फंक्शन बनाया है वो वही हो जो आपका नाम हो। बेसिकली आपने क्या किया, आपने उस पूरे फंक्शन को उठा के दूसरे फंक्शन में नाम डाल दिया और उसका नाम अगर चेंज हो जाता है और वही नाम हो जाता है जो कि इम्प्लीमेंटेशन वाला नाम है, तो दैट्स मीन कि आपने इसको जो है वो एकदम फाइन ग्रेन्यूल बना लिया। तो अब वो जगह है जो आप जो है वो उसको आप मजीद स्मॉलर नहीं करोगे। यानी कि अगर आपके पास एक फंक्शन है उसके अंदर से आप कोई भी एक पार्ट उठा के उसको एक और मेथड या फंक्शन में लेके चले जाते हैं, और उसका नाम अगर आप ऐसा रख सकते हैं जो कि ओरिजिनल फंक्शन के नाम से डिफरेंट है, रीस्टेटमेंट नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन की, देन यस इसका मतलब ये कि ओरिजिनल फंक्शन जो था वो मोर देन वन एक्शन कर रहा था या मोर देन वन थिंग कर रहा था। तो यस इट्स अ गुड मेजर कि आपको ये अगर पता लगाना हो कि मेरा फंक्शन एक से ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा, तो यू कैन ट्राई दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में ये बात आती है डू वन थिंग एंड डू इट वेल। अब इसके अंदर बेसिकली ये क्या हो रहा है कि हम जो है वो फंक्शन के अंदर एक ही चीज़ कर रहे होंगे, ताकि जो बेसिकली ये कुछ नहीं है, बेसिकली ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि फंक्शन में हम जो कर रहे होंगे वो एक कर रहे होंगे और उसको जो है वो सबसे अच्छे अंदाज में कर रहे होंगे। और वन सेंटेंस के अंदर वन लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि टू गेट फ्लैग सेल्स वी आइटरेट द गेम बोर्ड, फिल्टर ऑल द फ्लैग सेल्स एंड रिटर्न ऑल द फ्लैग सेल्स, फिल्टर सेल्स। अगर हमने खाली इस तरह का पढ़ लिया है तो हमें जो है वो समझ में आ जाएगा क्या हो रहा होगा। और बेसिकली इसकी जो टू अप्रोच होती ये होती है कि मैं अपने सारे जो फंक्शंस होते हैं उसको मैं एब्स्ट्रैक्ट लेवल के अंदर ऊपर लिख लेता हूँ और उसके जो छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं उसको मैं जो है वो अलग अलग छोटे छोटे करके, फिर जो उसके फर्स्ट लेवल क्या है मेरा, अगर मैं उसकी अब अगर एक एग्जांपल है कि मुझे जो है वो बहुत बड़ा काम करना है, उसके अंदर पहले सॉर्ट करना है, फिर पहले जो है वो सॉर्ट करना है फिर सर्च करना है। तो मैंने जो है वो बेसिकली बाइनरी सर्च का अगर मैं मेथड लिख रहा हूँ तो उसको मैंने इस तरह कर लिया कि फर्स्ट सॉर्ट, बाइनरी सर्च के अंदर आ गया सॉर्ट और देन आ गया सर्च। सही है, इसके बाद जो मैं सॉर्ट का फंक्शन अलग लिख लूँगा, सर्च का फंक्शन अलग लिख लूँगा। तो जो सॉर्ट के फंक्शन है उस सॉर्ट के फंक्शन के अंदर कुछ और लॉजिक हो सकती है, उसके अंदर जो है वो एक और हो सकती है कि सॉर्ट फॉर वन आइटम और उसको आइटरेट कर लिया फॉर ऑल आइटम।
तो उसके बाद फिर सॉर्ट फॉर वन आइटम को जो है वो हम अलग से लिख देंगे। इसी तरह करके हम लिखेंगे तो उसको टू अप्रोच में, अगर टॉप टू बॉटम अप्रोच कहें तो इस तरह जो है वो हम ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। अगर हम ऐसा काम नहीं करेंगे, अगर हम जो है वो एक साथ सारे काम करना चाह रहे होंगे तो शुरू में तो जो है वो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फिर हम परेशान हो जाएंगे कि ये इशू था, इस फंक्शन के अंदर 3 काम हो रहे हैं या 4 काम हो रहे हैं, फिर हम उस फंक्शन को देख लेंगे कि इस फंक्शन को डिबगर लगा के देख रहे हो कि यार ये चीज़ यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, फिर हमारी हालत जो है वो दूसरी वाली हो जाएगी। तो इसकी वजह से कहते हैं कि शुरू में तो अच्छा लगता है, लेकिन हम जो है वो बेहतर ये कि अगर हम दूर अंदेश का सोचें तो जो है वो हमें एक काम करना है फंक्शन के अंदर और उसको बखूबी अंजाम देना। बेसिकली ये लास्ट टाइम के काटा की एग्जांपल है कि एक ग्रुप ने इस तरह किया था कि सबसे अच्छा है कि अगर लास्ट टाइम वाला बंदा जिसका कोड है तो वो खुद बता दे कि उसने क्या किया, सबसे अच्छा हो जाएगा। आई गेस लमक भाई का था ये। हाँ, तो इसे वन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से रिलेट करना। यस सो या इसको अगर सिंगल लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पे जो सिस्टम आउट प्रिंट ln वाली लाइंस लिखी हुई हैं, तो बेसिकली ये पुराना फंक्शन जो था वो 2 चीज़ें कर रहा था। एक तो इसमें लॉजिक भी थी कि क्या क्या प्रिंट करना है, किस ऑर्डर में प्रिंट करना है, और इसमें एक और लोअर लेवल ऑफ डिटेल भी थी कि कैसे प्रिंट करना, जो कि सिस्टम आउट प्रिंट ln से किया हुआ। तो हमने इन 2 कंसर्न्स को सेपरेट आउट कर दिया। जो प्रिंटिंग की लॉजिक है वो सेपरेट फंक्शंस के अंदर मूव कर दिया, जैसे प्रिंट हेडर, प्रिंट रोज़ एट्सेट्रा, और फिर जो मेन फंक्शन है उसमें सिर्फ ये रह गया कि किस ऑर्डर में क्या क्या प्रिंट करना। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे सिस्टम आउट प्रिंट ln है, यूजुअली क्वेरीइंग होती है, एक और एग्जांपल है, या किसी नेटवर्क से गेटवे से कुछ पुल करके लेके आ रहे हैं, तो ये एक और एग्जांपल हो सकती है कि हमने डेटा लेके भी आए और उसके ऊपर प्रोसेस भी सेमी फंक्शन के अंदर कर दिया। तो ये 2 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन हो जाता। ग्रेट, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स। हम स्विच स्टेटमेंट्स काफ़ी दफ़ा जो वो यूज़ कर रहे होते हैं। आई गेस साथ यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली हम लोग तब लगाते हैं जब किसी एक वेरिएबल की या किसी एक फंक्शन की वैल्यू पे के डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं और उस पर हम लोग डिफरेंट काम करते हैं। तो उसमें बेसिकली होता क्या है, नेक्स्ट करो मेरी। बेसिकली अगर ये एक एग्जांपल स्विच स्टेटमेंट देखें तो इसमें अब मल्टीपल काम्स हो रहे हैं। वो मल्टीपल काम क्या हो रहे हैं, एक तो अगर फंक्शन के नाम से देखें तो इसको सिर्फ पे कैलकुलेट करना चाहिए, लेकिन ये इसके अंदर जो है एम्प्लॉय की टाइप भी चेक हो रही है और उसकी टाइप की बेसिस पे डिफरेंट जो है डिसीजंस ले रहा है कि किस तरह जो है पे कैलकुलेट करनी है। तो एक तो यहाँ पे सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट हो रही है, और दूसरी चीज़ अगर देखें तो नेक्स्ट करो मेरी। प्रोबेबली स्विच स्टेटमेंट्स अगर इस तरह अलग अलग जगह स्कैटर हुई हैं तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ये जो है और भी डिफरेंट फंक्शंस पे भी जाएंगे। जैसे लेट सपोज अभी हम लोगों ने कैलकुलेट पे में जो एम्प्लॉय की टाइप की बेसिस पे अलग अलग डिसीजंस चाहिए कि किस तरह पे कैलकुलेट करनी है। इसी तरह अगर किसी डेट पे ये चेक करना है कि इधर आज करंटली एम्प्लॉय का पे डे है या नहीं है, या पे डिलीवर करनी है किसी एम्प्लॉय का, या कोई भी और यूज़ केस है, तो उसमें भी सेम यही स्विच केस की स्टेटमेंट स्कैटर्ड होगी, हर जगह कॉपी पेस्ट होगी। और वन थिंग मोर, ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल भी वायलेट करती है। लेट्स से अगर कोई नई एम्प्लॉय की टाइप आती है इन फीचर, सेट एनीथिंग लाइक फ्रीलांस और समथिंग, तो वो फ्रीलांस की टाइप जो है हर जगह जितने भी फंक्शंस में स्विच केस की स्टेटमेंट लगी हुई है वहाँ ये कॉपी होगी। लाइक कैलकुलेट पे का फंक्शन भी चेंज होगा, इस पे डे का फंक्शन भी चेंज होगा, डिलीवर पे का भी चेंज होगा। तो ये ओपन फॉर एक्सटेंशन नहीं रहेगी। तो अगर हम इसको इस तरह कर लें तो इसको सॉल्व किस तरह करें कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें एम्प्लॉय की, और जितने भी स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉय हैं उनकी अलग क्लासेस बना लें जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करनी है और इस पे डे, कैलकुलेट पे, डिलीवर पे अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी है। लाइक कमीशन एम्प्लॉय जो है कमीशन के हिसाब से जो इस पे डे को और कैलकुलेट पे को, डिलीवर पे को जो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, और फिर फैक्ट्री यूज़ करके जो है रन टाइम पे जो है एम्प्लॉय का रेलेवेंट ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू अंकल वो स्विच स्टेटमेंट सिर्फ तभी टॉलरेटेबल हैं कि वो ओनली वंस आ रही हैं और सिर्फ पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए आ रही हैं, या फिर कहीं डीप लेवल में जो ना हिडन हो, ताकि अगर सिर्फ पॉलीमॉर्फिक ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं तो सिर्फ वो एक ही जगह यूज़ होंगी, वहीं से ही जो है अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाएगा।
एग्जैक्टली। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारा है आर्ग्यूमेंट्स। आई गेस आमिर। अब तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो कोई पूछ लें, feel free to ask anything or we can go back as well. Let me repeat भैया। बेसिकली मेरी एक स्लाइड और पीछे जाओ। अगर ये इस तरह हम लोगों ने कैलकुलेट पे का फंक्शन या डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन की हुई है कि एक एम्प्लॉय आता है मेरे पास और उसकी पहले मैं टाइप चेक करता हूँ क्या इधर एम्प्लॉय की टाइप कमीशन है कि उसको कमीशन की बेस पे मिलती है, आवरली है कि आवरली उसने जितना काम किया है उस बेस पे आवरली रेट के हिसाब से कैलकुलेशन हो के उसे पे मिलती है, या सैलरीड है या कोई और है। तो वो अलग अलग इस तरह जो है ना मैंने स्विच केसेस रखे हैं। तो अब अगर मैं पे कैलकुलेट करने जाता हूँ तो वहाँ पे भी ये स्विच केसेस मुझे लगाने पड़ेंगे कि मैं कमीशन के लिए जो है कमीशन कैलकुलेट कमीशन पे का फंक्शन कॉल करूँ, आवरली के लिए कैलकुलेट आवरली पे का फंक्शन कॉल करूँ। तो इससे होगा ये कि अब लेट से अगर कोई एक और नई टाइप आती है एम्प्लॉय की, लेट से फ्रीलांस एम्प्लॉय, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक और केस इंक्लूड करना पड़ेगा, केस फ्रीलांस, और उसमें फिर रिटर्न कैलकुलेट फ्रीलांस पे और इस तरह कुछ करना पड़ेगा। अब इसका एक बैड इम्पैक्ट ये होगा कि ये केस फ्रीलांस जो एक और नया केस जो ऐड हो रहा है ये सिर्फ कैलकुलेट पे में ऐड नहीं होगा, ये इस पे डे में भी होगा, डिलीवर पे में भी होगा, जितने भी फंक्शंस जो है जो एम्प्लॉय टाइप की बेसिस पे कैलकुलेशन करते हैं उन सब में ये चीज़ जो है ना स्कैटर होगी, हर जगह जो है वो कॉपी होगी और उसके हिसाब से उनकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। अगेंस्ट टू दिस अगर हम लोग नेक्स्ट आओ मेरी, अगर हम लोग इस तरह करें कि एक इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दें एम्प्लॉय की और उसके अंदर वो सारे फंक्शंस रख दें जो जिनकी अलग-अलग इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं, और वो इम्प्लीमेंटेशंस अगर टाइप की बेसिस पे तो टाइप की बेस पे हम रन टाइम पे सिर्फ एम्प्लॉय फैक्ट्री से जो है रेलेवेंट ऑब्जेक्ट निकालने, लाइक इस तरह कुछ इस तरह अगर करके जो है सिर्फ फैक्ट्री से जो एक नया ऑब्जेक्ट मांग लेंगे जो मैंने चैट पे लिखा है। अब इससे होगा क्या कि एम्प्लॉय ई जो है उसमें बिल्कुल उस एम्प्लॉय की इम्प्लीमेंटेशन आएगी जो मुझे चाहिए एम्प्लॉय की टाइप पे। लाइक अगर वो कमीशनड होगा तो मेरे पास ऑलरेडी जो है कमीशनड एम्प्लॉय आया हुआ होगा, तो अब मुझे अगेन जो है टाइप चेकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। माई बेड, एक मिनट, मैं गलती से प्राइवेट मैसेज कर दिया था। अगर इस तरह का कुछ करेंगे एम्प्लॉय फैक्ट्री यूज़ करके तो फिर मुझे हर जगह ये जो स्विच केसेस की स्टेटमेंट्स हैं ये मुझे इस पे डे में, कैलकुलेट पे में, डिलीवर पे वगैरह में अलग अलग नहीं रखनी पड़ेंगी। सिर्फ फैक्ट्री जो है खुद डिसीजन लेके कि एम्प्लॉय की टाइप कौन सी है उसके अकॉर्डिंग कौन सा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए। लेट्स से अगर वो कमीशनड होगा तो वो सिर्फ कमीशनड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। अब अगर कमीशनड एम्प्लॉय के अंदर इस पे डे के अंदर दोबारा मुझे स्विच केस की स्टेटमेंट रिपीट नहीं करनी होंगी, मैं सिर्फ करूँगा कि ई डॉट इस पे डे और वो ऑटोमेटिकली कमीशन एम्प्लॉय का जो है इस पे डे कॉल हो जाएगा रन टाइम पे। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब नई एम्प्लॉय की टाइप आती है, लेट्स से फ्रीलांस आता है तो सिंपल मुझे एक नई क्लास बनानी पड़ेगी फ्रीलांस एम्प्लॉय की जो एक्सटेंड कर रही होगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय को, और सिर्फ दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे और डालेंगे कि केस फ्रीलांस और रिटर्न न्यू फ्रीलांस एम्प्लॉय, और बाकी पूरा जो क्लाइंट साइड का कोड है जो इस पे डे, कैलकुलेट पे और डिलीवर पे को यूज़ कर रहा है वो सब एज इज चलते रहेंगे, उनमें कोई चेंज करने नहीं पड़ेंगे। आई होप इट्स क्लियर। एक और चीज़ ये कि फंक्शंस के आर्गुमेंट जितने कम हो सकते हैं उतने कम हो, क्योंकि जितने ज़्यादा आर्गुमेंट्स होंगे उतनी ज़्यादा हार्ड टू रीड और हार्ड टू टेस्ट होगा। लाइक अगर किसी एक फंक्शंस के 3 आर्गुमेंट्स हैं तो उनमें थोड़ी सी याद भी रखना पड़ेगा कि कौन सा आर्गुमेंट पहले आता है, कौन सा आर्गुमेंट बाद में आता है, और उसको उसके टेस्ट की कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लाइक लेट्स से अगर 2 आर्गुमेंट्स हैं और उन दोनों आर्गुमेंट्स की जो है डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं, लाइक पहले आर्गुमेंट की 4 वैल्यूज़ हो सकती हैं, दूसरे की 2 हो सकती हैं। तो अगर टेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे सारे फ्लोज चेक करने के लिए टोटल 8 टेस्ट लिखने पड़ेंगे, जो जितने भी पॉसिबल ऑप्शन है सारे टेस्ट कर रहे हूँ। जितने कम आर्गुमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और अकॉर्डिंग टू अंकल बॉब 3 से ज़्यादा कभी भी आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर वही इशू आ जाएंगे कि आर्गुमेंट्स की प्लेसमेंट और इन सब के आउटपुट आर्गुमेंट्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि
एज अ प्रोग्रामर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आर्गुमेंट्स में वो चीज़ें जाती हैं जो फंक्शन के बिहेवियर को चेक करने के लिए होती हैं, लाइक फंक्शंस अगर कोई जैसे कंट्रोल या क्यूरी वाली जो चीज़ थी कि अगर हम लोग कोई क्यूरी कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ वो आर्गुमेंट्स आने चाहिए जिन पे क्यूरी हो रही है। अगर कुछ कंट्रोल हो रहा है तो सिर्फ वो आर्गुमेंट्स आने चाहिए जिससे वो कोई रिजल्ट वगैरह कैलकुलेट करके ला रहा हो। कोई आउटपुट आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसमें वो आउटपुट अपना स्टोर कर रहा हो, क्योंकि हम लोग किसी फंक्शन से ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो रिटर्न वैल्यू में अपना आउटपुट देगा, ना कि ये कि वो कोई पैरामीटर हम लोग पास करेंगे और उसके अंदर वो चेंजेस कर रहा होगा। कोई बूलियन कंट्रोलिंग आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए। इसकी अगेन आगे भी एग्जांपल आएगी तो उससे ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इससे डिफरेंट ब्रांचेस बन जाती हैं अंदर फंक्शंस में और वो डू वन थिंग वाली चीज़ वायलेट हो जाती है कि कोई अगर बूलियन पास किया है, लेट्स से इस टेस्ट सूट जैसे ऊपर किया था, उसमें इशू था कि इस टेस्ट सूट और इज़ नॉट टेस्ट सूट, उन दोनों के केसेस वहाँ पे कैटर करने पड़ेंगे या टेल डोंट टास्क भी वायलेट होगा। और एक चीज़ और है, अगर आपको ये मजबूरी है कि बहुत सारे आर्गुमेंट्स पास कर रहे हैं तो ट्राई कि आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को डोमेन ऑब्जेक्ट्स में इनकैप्सुलेट कर लें। लाइक अगर एक्स वाई आपने पास करना है तो एक्स वाई को इनकैप्सुलेट करना है पॉइंट के ऑब्जेक्ट में और पॉइंट का ऑब्जेक्ट पास कर दें। इससे ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एक्स वाई तब जब भी आएंगे वो एक साथ ही आएंगे। अगर मल्टीपल फंक्शंस हैं और उनमें सब में सिमिलर सॉर्ट ऑफ आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं तो उनको क्लास फील्ड्स में जो एक्सट्रैक्ट आउट कर लें। इन सब की मोर और लेस आगे एग्जांपल्स हैं तो उससे ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मेरी आगे करो। एक और चीज़ ऐड करनी थी मुझे, मैं भी पीछे डोमेन ऑब्जेक्ट में कैप्चर करने से एक और फायदा होता है कि आपको सर्टेन ऑर्डर याद नहीं रखना पड़ता आर्ग्यूमेंट्स पास करने का। जब आप डोमेन पास करते हो तो फिर उससे ऑर्डर का इशू नहीं होता। अदरवाइज अगर आपके बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स तो उसमें आपको ऑर्डर भी करना पड़ता है कौन सा ऑर्डर कब आएगा। एग्जैक्टली। जैसे ये चीज़ एग्जैक्टली यही चीज़ कि असेट इक्वल्स में मैं खुद भी परेशान हो जाता हूँ कि इधर पहले एक्चुअल आएगा या पहले एक्सपेक्टेड आएगा। और हमेशा जो है कभी ये टेस्ट करके देखना पड़ता है, कभी जो है आईडी यूज़ करके चेक करना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड पहले आएगा और एक्चुअल पहले आएगा। कोई बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही है? आई थिंक सेकंड वाला सही है या मे बी फर्स्ट। यस, एक्सपेक्टेड पहले आता है। अच्छा, और Expected पहले आता है, याद कर लिया। इसका इन्वर्ट होता है सिंपल असर्ट के केस में। आई थिंक जो फर्स्ट टाइम हमने की थी प्रैक्टिस उसमें असर्ट इक्वल मेरे पास चल नहीं रहा था, तो एक सिंपल असर्ट होता है वो शायद किसी डिफरेंट लाइब्रेरी में, तो उसमें पहले एक्चुअल आता है एंड देन एक्सपेक्टेड आता है। और इसमें शायद एक ऑप्शनल आर्गुमेंट भी जाता है कस्टम मैसेज का। यस, एक थोड़ा डिफरेंट आंसर ये हो सकता है कि इट डजंट मैटर क्योंकि दोनों पे इक्वालिटी चेक हो रहा है और इक्वालिटी जो होती है कम्यूटेटिव होती है। हाँ, लेकिन जब हमारे पास आ रहा होता है अगर फेल हो जाता है तो फिर हमें पता चल जाता है कि एक्सपेक्टेड था एक्चुअली आता है। तो अगर उल्टा होगा तो हम उल्टा परेशान हो जाएंगे कि एक्सपेक्टेड को मतलब है कि एक्चुअल क्यों नहीं आ रहा। तो फिर हम ये मेरे साथ हुआ एटलीस्ट। तो आई थिंक पॉइंट वाले केस में भी हो सकता है, अगर एक्स और वाई पॉइंट हो उल्टा भेज दिया वाई और एक्स तो कुछ और रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। यस सर, व्हाई नॉट किसको हम ऐसा करते हैं। अब इसमें हमें याद रखने की जरूरत नहीं कि क्या है। पहले इसमें लिखा हुआ है assert expected equals actual, तो मतलब ये कि पहले एक्सपेक्टेड आएगा देन एक्चुअल आएगा। तो पहले फंक्शन का नाम बड़ा है लेकिन अब हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज़्यादा हैं, अच्छा अब नंबर ऑफ आर्गुमेंट ज़्यादा हैं तो टेस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे जो है कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। तो फिर उसके लिए फिर हमें पैरामीटराइज टेस्ट पे जाना पड़ेगा जो कि थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूजिंग हो जाता है। अब इसके अंदर हम देखें फॉरवर्ड के साथ नॉर्थ भी जा सकता है, साउथ भी जा सकता है, ईस्ट भी जा सकता है, वेस्ट भी जा सकता है। अब बैकवर्ड के साथ भी हर जगह जा सकता है। फिर कोऑर्डिनेट्स हैं तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई के तो इनफाइनाइट जो है वो उसका वो बन सकते हैं, केसेस कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो हम लोग इतने सारे क्या टेस्ट ऐड करेंगे? हाँ, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या हम इसके क्या क्या करेंगे? हम पैरामीटराइज टेस्ट ऐड करेंगे, ठीक है, ये भी एक टिपिकल टास्क हो जाएगा। और फिर इसको रीड करना ये भी एक टिपिकल टास्क हो जाएगा। तो व्हाई नॉट कि हम जो है वो मतलब ये बता रहे हैं कि हार्डर टू टेस्ट जो है उसको हम जो है वो नंबर ऑफ आर्गुमेंट से रिड्यूस कर दें तो अच्छा हो जाएगा।
आई थिंक यस, जिस तरह ये चीज़ ऑलरेडी साद ने काफ़ी क्लियरली बता दी है कि अगर आपके पास बूलियन आर्गुमेंट होता है तो बेसिकली एक तो आप टेल डोंट आस्क फॉर प्रिंसिपल वायलेट करते हैं, यानी कि आप पूछ भी रहे हैं, और सेकेंडली बूलियन जो है वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ कंडीशनल लेके आ जाता है। अब अगर हम लेट्स एग्जांपल इस मेथड में देख लें तो यहाँ पे हमने एक इस प्रीमियम का लिया हुआ है, बुकिंग की क्लास में बुक का मेथड है जो कि सॉर्ट ऑफ बुकिंग कर रहा होगा, जिसमें प्रीमियम की बेस पे कुछ अलग लॉजिक की बेस पे बुकिंग हो रही होगी, और जो अगर दूसरा जो कंडीशनल फ्लो है उसमें रेगुलर बुकिंग कोई अलग उसके लिए लॉजिक होगी। तो बेसिकली यहाँ पे वो चीज़ भी वायलेट हो जाती है कि एक फंक्शन एक ही चीज़ करे। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें हो रही हैं, आपकी सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉर्ट ऑफ वायलेट हो रही है, आपके टेल डोंट आस्क भी वायलेट हो रहे हैं। और अगर किसी ने कुछ ऐड करना है इस पे, अगर नहीं तो मैं भी नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। इसका सोल्यूशन फिर क्या है, हम दो अलग फंक्शन बना लें जिसमें एक प्रीमियम यस ट्रू कंसीडर किया हुआ, एक में फॉल्स कंसीडर किया हुआ। यस, बेसिकली टेल डोंट आस्क को एलिमिनेट करने के लिए आप यही कर लें कि आप दो डिफरेंट मेथड बना लें। तो उसके केस में ये है कि वो अलग ही कैटर हो रहे होंगे, और यूज़र को ये चेक नहीं जो बुकिंग का मेथड है उसमें ये चेक नहीं लगाना पड़ रहा होगा कि आपके पास प्रीमियम बुकिंग है या नहीं है। तो एग्जैक्टली यस, यही सॉल्यूशन है कि आप इसको स्प्लिट आउट कर लें। बेसिकली सॉर्ट ऑफ एक कोड स्मेल ही है आपके पास बूलियन आर्ग्यूमेंट। एक्सेप्शन उन केसेस में है बूलियन आर्ग्यूमेंट की जहाँ पे बूलियन आर्ग्यूमेंट एज अ यूज हो रहा हो स्टेट चेंज करने के लिए, यहाँ पे हमने कंडीशनल चेक के लिए लगाए हैं। तो यस, मे बी ना लॉन्गर रन जो है वो उसको हम बुक को जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के इतना कर दें और फिर बाद में उसी तरह की एक फैक्ट्री बन होगी जो ये काम कर रही होगी, और देन फिर ये भी काम नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग फंक्शन भी नहीं बनाने पड़ेंगे। अच्छा, जो इनकैप्सुलेट आर्गुमेंट्स वाली बात थी वो बेसिकली यही थी जो कि साथ ने पहले डिस्कस कर ली। अब मेक अ सर्कल अब डबल एक्स डबल वाई, ठीक है, उसके बाद जो है वो पॉइंट आ जाएगा बेसिकली अगर हम सर्कल बना रहे हैं, और उसको हम रेडियस ले लेंगे। तो अब ये याद रखने में ज़्यादा आसान हो जाएगा, पढ़ने में भी आसान हो जाएगा। और एक्स वाई कभी कभार अगर ये तो एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, हमें पता होता है कि सर्कल के अंदर जो है वो एक्स और वाई क्या होते हैं इस तरह, लेकिन अगर कोई दूसरी एग्जाम्पल है कि उसके अंदर जो है वो हम लोग को थोड़ा और मुश्किल हो जाएगी कि क्या करना है। आई गेस जब भी मुझे फंक्शन कॉल करना होगा मुझे उसके अंदर वापस जाके देखना होगा कि पहला आर्ग्यूमेंट एक्स और दूसरा वाई। अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं हमेशा गलती कर सकता हूँ। कर सकते हैं, लेकिन ये एग्जांपल शायद उसके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए कि हमें पता है कि एक्स हमेशा पहले आता है, वाई बाद में आता है। इस एग्जांपल के लिए तो काफ़ी क्लियर है, लेकिन अगर हम किसी और एग्जांपल में इसको मैप करेंगे तो डेफिनेटली हमें उसमें आर्ग्यूमेंट्स का ऑर्डर तो हमें नहीं पता होगा। यप, आई गेस वो सेंड ईमेल वाली एग्जांपल आ जाती है कि वो सेंडर और रेसिपिएंट दोनों एग्जैक्टली स्ट्रिंग में होते हैं, तो आप उल्टा भेज दें तो अपने आप को नहीं भेज देंगे आप। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो है वो मूविंग टू क्लास फील्ड, बेसिकली अब इसके अंदर ये हो रहा है कि अब अपेंड फुटर है, उसके अंदर जो है वो हमने एक रिपोर्ट का स्ट्रिंग बफर लिया है, उसके अंदर वो रिपोर्ट का ऐड करके दे रहा है। वाई नॉट कि हम जो है वो रिपोर्ट के फंक्शन रिपोर्ट की क्लास के अंदर एक अपेंड फुटर बना देते हैं, और इसके अंदर भी यही हो रहा है कि उसमें टेल डोंट आस्क वाला भी हो रहा है कि वो उसको करके दे देगा। अब उसको जो है वो पहले इसका क्लास में लेके बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इससे बेहतर जो नीचे वाली एग्जाम्पल अगर हम देखें अपेंड फुटर जो कि रिपोर्ट की क्लास के अंदर बनी हुई है, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और इसकी एक और एग्जांपल जो है वो नीचे भी लिखी हुई है कि इक्वल्स है। अच्छा, स्ट्रिंग 1 और हेलो वर्ल्ड ये दोनों जो है वो सही है, लेकिन हम लोग को अगर इससे बेहतर ये कर सकते थे कि हम इसको आर्गुमेंट इस तरह यूज़ कर सकते थे कि हमने स्ट्रिंग के क्लास के अंदर हमने इक्वल्स का मेथड लिखा हुआ है जो कि एक और ऑब्जेक्ट ले रहा है और उसको जो है वो चेक कर देगा कि कैसा है। और अगर कोई ऐसे पाइथन वगैरह ज़्यादा यूज़ करें तो उसके अंदर ऐसे इंटरसेक्शन वाली एग्जाम्पल होती है कि एक सेट का दूसरे सेट से इंटरसेक्शन होता है। तो कपल ऑफ एग्जाम्पल जो है हम इस तरह रिलेट कर सकें और उसको हम यूज़ कर सकें तो ज़्यादा बेहतर हो सकेगा। ओके, सो नो साइड इफेक्ट्स। यस। तो बेसिकली एक जो सबसे कॉमन एरर है जो कि हम नॉर्मली अपनी बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस की वजह से अचीव कर लेते हैं, वो ये है कि हम फंक्शन का नेम कुछ रखते हैं और उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी उस चीज़ को अचीव करने के लिए रख देते हैं, और वो बेसिकली इंटरनली आप कोई स्टेट चेंज करना चाहते होंगे या कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा काम करते होंगे जो कि फंक्शन के नेम से क्लियर नहीं हो रहा होता है। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है और फिर डिबगिंग में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा है। तो आई थिंक सबसे पहले इसमें दो पॉइंटर्स दिए हैं कि डज मोर देन व्हाट द नेम सेज, और मे बी कोई ग्लोबल वेरिएबल चेंज हो रहा हो, कोई पैरामीटर वैल्यू चेंज हो रही हो।
मेरी कोड एग्जांपल पे आ जाओ। इसमें एक सेकंड, मुझे ना एक चीज़ ऐड करनी है। यूट्यूब पे एक टॉक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन 40 मिनट्स। उसके अंदर एक जो स्पीकर है वो ये कह रहे हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उसमें हमारी जो जितने भी चीज़ें अचीव करते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, वो सारे साइड इफ़ेक्ट के थ्रू हम अचीव कर रहे होते हैं। बिकॉज राइटिंग टू डिस्क या फाइल जो होती है वो एक साइड इफ़ेक्ट होता है किसी फंक्शन का। और इसी तरह और भी पे कोई कॉल करना या ये सब किसी पोर्ट पे डाटा भेजना, ये सब जो होता है आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर प्रोग्रामिंग यानी कि आप प्रोग्रामिंग से कुछ अचीव नहीं कर सकते। तो उन्होंने तो आइडिया ये है कि अपने जो ऐसे फंक्शंस जिनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनको मिनिमाइज करके साइड पे कर दें, ठीक है। और जो आपके ओरिजिनल फंक्शंस हैं यानी कि ऐसे फंक्शन हैं जिसमें आप चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, तो उनको जो है बेसिकली अलग कर दें। कोशिश करेंगे दोनों अलग अलग रहें और फिर आप उनके दरम्यान कोई सिस्टम बना लें, कोई चैनल बना लें जिसके थ्रू वो एक दूसरे को कॉल करें। लेकिन ओवरऑल जो आपकी कोशिश करनी चाहिए कि आप डायरेक्टली साइड इफेक्ट्स इंड्यूस ना करें अपने फंक्शन से। यस, सो बेसिकली जो उसका नेम हो वही चीज कर रहा हो और वन थिंग एट अ टाइम, आई मीन वन कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये सिंपल कोड एग्जांपल है, तो कोई बता सकता है कि इसमें साइड इफेक्ट क्या है? सेशन डॉट इनिशियलाइज। यस, सो बेसिकली अब वैसे मेथड क्या है, एक चेक पासवर्ड का मेथड है, लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अगर वैलिड पासवर्ड हो जाता है तो वो सेशन भी यहीं पे इनिशियलाइज करा रहा है। तो ये सॉर्ट ऑफ कपलिंग एक तरह से बना देता है। अगर आगे कहीं पे यूजर इस मेथड को दोबारा से चेक करता है तो वो पिछला सेशन डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो आपको सॉर्ट ऑफ ऑर्डर भी पता होना चाहिए, और ये बेसिकली इसका साइड इफेक्ट है इस एग्जांपल में। अगर मैं इसको इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ, मैं चेंज पासवर्ड के अंदर यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास ऑलरेडी सेशन इनिशियलाइज हुआ हुआ, तो ये अगर ये चेक पासवर्ड यूज़ करता हूँ ना, वहाँ तो मेरे तबाही हो जानी है। यस, आप बार बार सेशन बैठ के डिस्ट्रॉय कर रहे होंगे और दोबारा से इनिशियलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये बात हो रही है कि हमें जो है वो एरर कोड्स प्रेफर एक्सेप्शंस, हमें एक्सेप्शंस को ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए। इसके बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम ये देखें तो एक तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमें नज़र आ रहा है कि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा इंटेंट ब्रांचिंग हुई हुई है। अब इसकी ज़रूरत भी कि एक का इनपुट दूसरे के आउटपुट पे डिपेंड करता है, अगर इफ़ कंडीशन में जाएगा। अच्छा, लेकिन एक्सेप्शन अगर यूज़ कर होंगे अगर इसके जो है वो कॉन्ट्रेरी में, जो किस तरह का होगा, डिलीट पेज कर दे। अगर डिलीट पेज मेरा फेल हो जाता है और मेरे पास एक्सेप्शन बनी हुई है और वो सब जो है वो एक्सेप्शन की क्लास से जो है वो एक्सटेंड हुई हुई होंगी, तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी और इसके बाद जो है वो उसका मैसेज आ जाएगा। और मेरा अगर डिलीट पेज फेल होगा तो मेरा आगे कुछ काम तो होना ही नहीं है, और वो वहीं से जो है वो मेरा जो है वो ब्लॉक इस तरफ आ जाना है। तो इस तरह अगर हम देखें तो इस तरह की जो है वो हम ब्रांचिंग से हट जाते हैं, और इसमें ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ठीक है, डिलीट पेज होना है, फिर रजिस्टर को डिलीट रेफरेंस करना है। इस तरह करके अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इसके अलावा एक और बात ये भी हो सकती है कि हम लोग को जो है वो एक्सेप्शंस को जो है वो बाद में जो है वो रीयूज़ करना भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है एरर कोड्स को जो है वो हमें चेंज करने के लिए। इसलिए कि ई ओके जो है वो एक तरीके से हार्ड कोडिंग हुई है। मे बी अगर हमें कुछ चेंज करना पड़े तो हमें ई ओके कहाँ चेंज करना पड़ेगा। हमें अगर एक एक्सेप्शन यूज़ कर रहे होंगे उस एक्सेप्शन के अंदर जाके पर्टिकुलर यूज़ करना पड़ेगा, और बाकी वो एक्सेप्शन का नाम तो ही रहना है, वो इसमें कोई ऐड करना चाहे। मतलब ये कह रहे हो कि हम लोग जो हैं वो अपनी एक्सेप्शंस क्रिएट किया करें खुद से और वो थ्रो क्या करें rather than कि हम एरर कोड्स यूज कर रहे हो। एग्जैक्टली इसका एक तो इसका फायदा, तो एक फायदा है तो सामने नजर आ रहा है ब्रांचिंग वाला। इसके अलावा एक और फायदा हो सकता है अगर हमारा एरर कोड हमें किसी वजह से चेंज करना पड़ता है, तो ई ओके जो है वो अगर चलें ग्लोबल वैल्यू पे बना हुआ है तो चलें ठीक है। इसके अलावा लेकिन अगर वो हमारे पास जो है वो कहीं स्ट्रिंग वगैरह में पड़ा हुआ है तो, या किसी तरह भी पड़ा हुआ है एरर कोड, तो हमें कितनी दफ़ा जाके रिफैक्टर करना पड़ेगा। हमें सिंगल एरिया नहीं होगा, सिंगल पॉइंट नहीं होगा जहाँ पे आके हमें चेंज करना पड़ेगा अगर हमें रिफैक्टर करना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है। और एक्सेप्शन थ्रो करने से जो जो मेजर जो फ़ायदा हो रहा है वो यही हो रहा है कि हमें जो है वो ब्रांच में नहीं जाना पड़ रहा है। इसकी वजह ये होती है कि हमें एक्सेप्शन, हमें वो खुद काम, रेज एक्सेप्शन खुद ही वो काम कर देती है कि हमें जो है वो वहाँ से डिसकंटिन्यू कर देती है। सही। सो मतलब
सही है। जस्ट टू मतलब समराइज, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि फंक्शन को एक एरर कोड रिटर्न करती हो, लेट्स से 0 1 1 रखा है मैंने कि फेल्ड, और 0 रखा हुआ है कि एवरीथिंग वेंट वेल, एंड देन मैं उसको इफ एल्स कर रहा हूँ नेक्स्ट जगह पे कि क्या ये फंक्शन जो है वो सही चलाता है या गलत चलाता है। बजाय इसके जो है मुझे हमेशा एक्सेप्शंस फेंक देने चाहिए और सही जगह पे जो उनको कैच करके उसके साथ डिसीजन ले लेना चाहिए ताकि ये नेस्टेड इफ बन जाए। और सही। नेस्टेड बन जाएंगे। और अगर हमें देखना है कि कहाँ पे एग्जैक्टली जाके एरर है, तो हम लोग को इफ की जगह तो देखना मुश्किल है कि वरना स्टैक टेस्ट में जाके इजीली देख सकते हैं कि वो कहाँ पे एक्सेप्शन आई हो, उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। ओके। और लास्टली के जो है वो ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स, बेसिकली ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर एक क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे ओवरलोड कंस्ट्रक्टर हैं। फिर हम खुद परेशान हो जाते हैं कि वो ओवरलोड कंस्ट्रक्टर के अंदर पहला आर्गुमेंट क्या था, दूसरा आर्गुमेंट क्या था, और इसके अलावा आर्गुमेंट बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर हम ये जो बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है वो बन रहा है और उसके अंदर जो है वो हमें पता है कि जो है वो ये रियल नंबर जा रहा है और इमेजनरी को जो है वो उसको जीरो कर रहा है, तो उससे बेहतर ही नहीं कि मैंने जो है वो एक स्टैटिक फैक्ट्री टाइप बनाया वो उसी के अंदर कॉम्प्लेक्स का, कि कॉम्प्लेक्स को क्रिएट करना है। बेसिकली हमें पता है कि हम उसको क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम रियल नंबर। तो फ्रॉम रियल नंबर तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये नंबर क्या है, ये ऑटोमेटिकली रियल नंबर है, ये इसको जो है वो उसका नाम ही बता रहा है। सही है। ओके ठीक है। तो बस हमारे यहाँ पे आके हमारे आज का डिस्कशन यहाँ कंप्लीट होता है। कुछ गाइडलाइंस है कि हम जो है वो जैसे भी हम काटा करेंगे उससे पहले जो है वो हम ऑलमोस्ट ऑन टाइम है, बल्कि एग्जैक्टली ऑन टाइम है। 3 PM पे हमें स्टार्ट कर जाना था ब्रेकआउट रूम में। हम जा रहे हैं बस ब्रेकआउट रूम के अंदर। बस कुछ गाइडलाइन जो कि हम 5:15 बजे जो है वो वापस से मेन लॉबी में आ रहे होंगे और फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमने क्या सीखा। और आज का जो काटा है उसके अंदर कुछ रीड मी के अंदर ही कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या चीज़ है उसके अंदर। वो सवाल जो है बता देंगे कि हमने क्या सीखा और क्या चीज़ हमने बेहतरी की। और उसके बाद जो है वो हम रेट्रो करेंगे ओवरऑल। और हमेशा जब भी हम रिफैक्टरिंग करेंगे तो हमें एक आईडी का रिफैक्टरिंग टूल यूज़ करना है, कोशिश करनी है। और जब भी हम कोड कमिट कर रहे होंगे हर दफ़ा कोड कमिट करेंगे छोटा चेंज करके, ताकि जो हमें कभी पीछे रिवर्ट करना आई है बैक थिंक जाने। मैं भी सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि शायद हमारे पास न्यू जॉइनर भी हैं। सोहेल को तो आई थिंक आइडिया है पेयर प्रोग्रामिंग और टीडीडी का, बट अगर कोई ऐसा है जिसको आइडिया नहीं है पेयर प्रोग्रामिंग या टीडीडी का, तो आई थिंक सोबान तुम उस पर 5 मिनट एक्सप्लेन कर दो जब तक स्टार्टिंग ब्रेकआउट बना ले। टीडी की भी स्लाइड आगे आ रही है आमिर। ओके ओके श्योर। बस ग्रीन टेस्ट को ग्रीन रखना है, हमें कोशिश ये करनी कभी भी जो है उसको उस पर नहीं जाए। अच्छा पेयर प्रोग्रामिंग सुबह गो। पेयर प्रोग्रामिंग बेसिकली इसका आइडिया है कि कोई भी आपके जहन में आइडिया या इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है तो जब तक आप कंप्यूटर में उसको नहीं फीड करेंगे जब तक तब तक आप किसी और को वो आइडिया ना बता दें और वो उसको आपके लिए करे। बेसिकली इसमें 2 रोल्स होते हैं, एक ड्राइवर होता है, एक नेविगेटर होता है। और इसकी एग्जांपल एक ऐसा है कि जैसे ये डर्ट रैली होती है, इसमें एक ड्राइवर होता है, एक नेविगेटर होता है। ड्राइवर जो होता है वो इस चीज़ का ध्यान रख रहा होता है कि उसको बेसिकली ड्राइव किस तरह करना है, गियर अप डाउन शिफ्ट और ये जो स्टीयरिंग है। और नेविगेटर जो होता है उसके पास एक मैप होता है, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर द नेविगेटर गाय हैज अ मैप इन हिज हैंड्स। तो वो ये कर रहा होता है कि वो कमांड दे रहा होता है। और उसमें ये होता है कि जो ड्राइवर होता है उस उन कमांड्स के अगेंस्ट सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कर रहा होता है। ही डजंट नो द होल ट्रैक और कहाँ पे यानी कि लेफ्ट अचानक आ जाएगा या राइट आ जाएगा। ही ओनली नोज जितना उसको नेविगेटर बता रहा होता है। लेकिन नेविगेटर के पास पूरा एक जनरल आइडिया होता है सिस्टम का। तो दैट्स द आइडिया अबाउट पेयर प्रोग्रामिंग। आपके पास नेविगेटर जो होते हैं वो उनके पास सिस्टम की ओवरऑल उनके पास नॉलेज होती है या उनके पास आइडिया होता है कि सिस्टम किस तरह डेवलप करना है। और ड्राइवर जो होता है वो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का ध्यान रख रहे होते हैं। हमारे पास क्योंकि पार्टिसिपेशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वी डू समथिंग कॉल्ड मॉक प्रोग्रामिंग। इसमें मल्टीपल नेविगेटर्स होते हैं और एक ड्राइवर होता है। सो यस, जो ड्राइवर होता है वो मल्टीपल नेविगेटर्स उसको नेविगेट करा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि व्हाट ही शुड डू नेक्स्ट। और डिज़ाइन डिसीजंस यूजुअली नेविगेटर ले रहे होते हैं। To sum up, what is pair programming? For an idea to go from your head into the computer, it must go through someone else's hand. मतलब आप जो भी सोच रहे हो वो कोई और लिख रहा होगा लेकिन बोल कोई और रहा होगा। ये काटा है बेसिकली
इसमें कुछ टेनिस के गेम्स हैं और उसमें उसका 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं और उनके स्कोर्स किसी तरह कैलकुलेट करने हैं, उसके कुछ रूल्स हैं इधर। ये कुछ डिस्कशन क्वेश्चन है, इस पे हम लोग एंड में इटरेट कर लेंगे आफ्टर द काटा। इसके टेस्ट ऑलरेडी लिखे हैं, जस्ट ओपन देम। ये कुछ एक लंबा सा फंक्शन है, इसको हम लोग रिफैक्टर आउट कर रहे होंगे और जस्ट टू मेक श्योर के बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा। इसके टेस्ट ऑलरेडी लिखे हुए हैं तो इससे हम लोग चेक कर सकते हैं बार बार रीरन करके एंड मेक श्योर कि हम लोग हमेशा ग्रीन में। और क्योंकि आज थोड़े से ज़्यादा न्यू लोग हैं तो हम लोग करते कुछ ही हैं कि मास्टर से स्टार्ट करते हैं और सब अपनी अलग-अलग ब्रांचेस बना लेते हैं और उसमें कोड कमिट करते हैं, मतलब जो भी काम कर रहे होते हैं वो करते हैं और लाइक 5, सवा 5, 5:30 बजे के करीब वापसी रीजॉइन करके फिर अपने सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। तो 2-3 लर्निंग्स हम बता देते हैं कि हम लोग ने क्या सीखा इसमें। सबसे पहली चीज़ हमने इसमें ये सीखी थी कि इंक्रीमेंटल चेंजेस करने चाहिए। जैसे हम लोग शुरू में 4 इफ़ कंडीशंस को हम लोग आपस में ऊपर ला रहे थे तो वो ब्रेक कर रहा था कोड, लेकिन फिर हम लोग एक एक करके विनिंग कंडीशंस को हम लोग डाल रहे थे। इंक्रीमेंटल चेंजेस वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। सेकेंडली मेरे लिए एक दूसरी लर्निंग स्पेशली ये हुई थी पेयर प्रोग्रामिंग में। फर्स्ट टाइम मैंने खुद हैंड्स एक्सपीरियंस किया था, तो वो एक लर्निंग एवेन्यू था। और लास्टली ये हम लोग ने डीकपल करने की कोशिश की कि ये जो कंडीशंस हैं इनको रिफैक्टर करके सेपरेट इनके अपने मेथड्स बनाए जाएं, जो कि बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आप चेकिंग और जो स्कोर की असाइनमेंट है उनको अलग अलग होनी चाहिए, तो ये एक हमेशा उसमें होना नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली इसमें 2-3 चीज़ें काफ़ी ऑब्वियस है जो इम्प्रूवमेंट हो सकती हैं। नमक भाई ने भी बताया था कि एक हम क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि ये डुप्लीकेशन हुई हुई है, प्लेयर 2 एज 1 प्लेयर 1 एज 1, तो ये चीज़ हम लोग उसको अगर ऑब्जेक्ट बना के उसकी अपनी इंटरनल वन का एक मेथड हो हैज़ वन का, तो फिर वो चीज़ प्लेयर एग्नोस्टिक हो जाएगी, तो हमें दोबारा 2 मेथड्स नहीं लिखने पड़ेंगे जो कि बेसिकली काम एक ही कर रहे हैं। ये एक चीज़ थी। लास्ट चीज़ आलम भाई ने बताया था कि इसमें एक अगर हम इम्प्रूवमेंट कर सकें तो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ डेफिनेटली लग सकती है। तो ये थी हमारी लर्निंग के लिहाज से, एंड आई गेस दैट्स इट। किसी और को कुछ अगर ऐड करना है तो प्लीज़ कर दें। अमन ये चीज़ पूछ हेलो यस जी, तो बस मेरे एंड से तो यही था। मुझे चीज़ पूछनी थी कि जी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो व्हाट हैड बीन एन ओवरकिल। तो हम लोग भी सोच रहे थे बट देन वी रियलाइज कि एक एक लाइन की कंडीशंस हैं एंड आई डोंट नो कि वो पीछे एक ही फंक्शन, लेकिन फंक्शन के अंदर कुछ 12 लाइनें आ रही थी, तो व्हाट हैड बीन एन ओवरकिल और मतलब फिर भी सही आई एप्लीकेबल था। आई थिंक ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि एक चीज़ तो ये एक अच्छी बात भी है, जो हमारी डोमेन था वो टेनिस था, तो मतलब रूल्स इतने फ्रीक्वेंटली चेंज होते नहीं हैं। लेकिन अगर हम लोग कोई और इन्वायरमेंट में होते तो हाँ पे भी वहाँ पे शायद आई थिंक यूज़ केस ज़्यादा अच्छा बैठता, क्योंकि यहाँ पे तो काफ़ी सिंपलिस्टिक। आई एग्री विद यू ऑन दैट कि ये हो सकता है, तो यहाँ पे चल सकता था ये मामला। तो आई गेस हम्म ये थिंकिंग ठीक है, क्योंकि चेंजेस नहीं आने तो इसलिए फिर उसको मजीद कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेनिस के रूल्स के लिहाज से, क्योंकि ये काफ़ी एक वो है एक एस्टैब्लिश्ड रूल्स है, मतलब यही है 40-40 होता है, मतलब बीच में, और मतलब यही 2 स्टेट्स हो सकते हैं। लेकिन आई गेस अगर मतलब डबल्स वाली चीज़ आ जाए, कोई और ऐसी चीज़ें आ जाएं, तो परहैप्स वहाँ पे फिर बाद में इसका अच्छा यूज़ केस बन सकता है। लेकिन अभी के लिए आई आई एग्री कि वो मे बी ताहिर ने एक बार पहले जैसे किया था ना, मैप बना दिया था कमांड का और कमांड के आगे फिर स्ट्रिंग रख सकते हैं, तो मैप बना सकते हैं इन सारी कंडीशंस का। हम्म Yep.
यप Yes. वो शायद ज़्यादा सिंपल हो, लेकिन हाँ अच्छा फीडबैक है। तो मैं स्टॉप कर लेता हूँ। एक बार कमिट लिस्ट भी दिखा दोगे? ओह यस, सॉरी सॉरी। और अमर मेहदी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी, तो कोशिश यही की थी, अहमद भाई ने हमें बताया था कि एक हम लोग वो मेंटेन कर रहे थे एटॉमिक कमिट्स सॉर्ट ऑफ, के बेसिकली आर का मतलब है कि हमने खुद जैसे मैनुअल रिफैक्टरिंग की थी, जैसे ये आ रहा होगा रिमूव ग्लोबल वेरिएबल्स, तो ये हमने खुद की थी। ए एक्सट्रैक्ट ही हमने आईडी का सेव फीचर इस्तेमाल किया था। ए काफ़ी कम थे, वैसे आर हम लोग ने किए थे यूजुअली। तो ये हम लोग ने कोशिश किया था एक सेमांटिक बेसिकली मीनिंग अटैच हो जाए हमारे कमिट का। तो ये ए और आर मोस्टली यूज़ किए थे, वरना और भी हो सकते हैं जैसे मर्ज्ड का है। तो ये हम लोग शॉर्ट हैंड नोटेशन इस्तेमाल कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हर कमिट एटॉमिक की मतलब एक चेंज को टारगेट कर रही हो, rather than कि एक बंडल ऑफ चेंजेस जा रहे हैं और फिर बाद में डिबग करने बैठे तो पता नहीं चले कि ये कमिट कौन सी चेंज को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। नाइस, अच्छी लर्निंग है ये, आई गेस मुझे भी सीखनी पड़ेगी। ये एक्चुअली लास्ट टाइम मेहदी और मैं हम दोनों सेम ग्रुप में थे, तो हमें ये मसला आ रहा था कि हम जब कमिट करने जाते थे हमने मल्टीपल चेंजेस कर लिए होते थे, फिर सोचना पड़ता था कि अब कमिट मैसेज क्या रखें। तो जब अब हमने ये नोटेशन ट्राई की, ये हमें बेसिकली फोर्स कर रहा था कि हम छोटे छोटे कमिट्स करें, क्योंकि हमें कमिट के साथ नोटेशन लगानी है। तो और वो एक ही नोटेशन हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता कि फीचर भी ऐड किया और टेस्ट भी ऐड किया और रिफैक्टरिंग भी की और ऑटोमेटेड रिफैक्टरिंग भी किया। तो एवरी स्टेप पे फिर कमिट कर रहे थे हम। तो ये भी एक अच्छा लर्निंग था। इस केस में थे नहीं वैसे फीचर्स और टेस्ट, तो आर और ए यूज़ कर रहे थे, रिफैक्टर और ऑटोमेटेड रिफैक्टर, जैसे सवाल लेने को। नेक्स्ट में चले हूँ। Sure, go someone is ahead. on a chat again. Okay. ओके, सो मेरी स्क्रीन कुछ ज़्यादा दिख रही है। हमने इस तरह किया कि स्टार्ट होता है तो पहले हम लोग एक गेम की स्टेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, जैसे इसके प्लेयर 1 इज ड्यूस विद प्लेयर 2, अगर है तो गेम स्टेट इज ड्यूस, या प्लेयर 1 इज एट एडवांटेज विद प्लेयर 2, या प्लेयर 2 इज एट एडवांटेज या हैज़ वन अगेंस्ट। और ये एक स्पेसिफिक था कि हैज सेम स्कोर्स एंड प्लेयर 1 इज नॉट ड्यूस विद प्लेयर 2, तो गेम स्टेट तक स्कोर सेम है और ड्यूस नहीं है। एंड देन यूजिंग दैट अगर जो है वो गेम स्टेट इज अदर, तो हम कहते हैं कि गेम को फॉर्मेट कर दिया जाए कि प्लेयर 1 का स्कोर डैश प्लेयर 2 का स्कोर, और अगर सेम स्कोर्स हैं तो रीसेट गेट फॉर्मेटेड गेम स्कोर व्हेन स्कोर इज अ टाई, जिसमें हम लोग एक ही बंदे का स्कोर लेते हैं और स्लैश और लगा देते हैं। और अगर जो दोनों केस नहीं थे और गेम स्टेट जो बाकी गेम स्टेट्स हमने देखी थी, ड्यूस प्लेयर 1 एडवांटेज प्लेयर 2 एडवांटेज, तो उसी के अंदर उन्होंने स्ट्रिंग रखी हुई थी जिससे फॉर्मेटेड गेम स्कोर। तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि ड्यूस में ड्यूस होता है और प्लेयर 1 एडवांटेज को हम इस तरह प्रिंट कराते हैं और प्लेयर 2 वन को हम इस तरह प्रिंट करते हैं। तो ये कर दिया था और एक टेनिस प्लेयर बना दिया था जिसके अंदर में सारे ये फंक्शंस लेकर आ गए थे, इवन उसका स्कोर्स वाला पार्ट भी लेकर आ गए थे। तो इफ़ यू नोटिस कि हमने जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें हटा दी हैं, ऐसे इनके बहुत सारे चेक्स थे लेकिन हमारे पास चेक्स की क्वांटिटी बहुत कम हो गई है। द रीज़न इज़ के जब हमने बेसिकली एक डोमेन पे मूव करने की कोशिश की थी, हमने टेनिस प्लेयर बना दिया था और उसके अंदर सब सारे फंक्शन डालना शुरू कर दिया थे। तो जैसे ही हमने वो डालना शुरू किया तो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई और फिर हमें रिपीटिशन बहुत क्लियरली दिखना शुरू हो गई थी। तो क्विकली अगर मैं सिर्फ कमेंट मैसेज एक दो दिखा दूँ जस्ट टू से हमने किया कि बेसिकली हम लोग ने क्लास बना ली थी टेनिस स्कोर के नाम से। स्टार्टिंग में टेनिस स्कोर थी, बाद में टेनिस प्ले कर दिया था और ये लॉजिक इसमें लेकर आ गए थे कि वो मैप रख ली थी कि 0 मीन्स लव, 1 मीन्स 15, 2 मीन्स 30। एंड बिकॉज ऑफ दिस वी रियलाइज के काफ़ी जगह कोड में रिपीटिशन हो रही थी कि हमने देखा कि यहाँ पे भी P1 रेस और P2 रेस कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पे दोबारा सेम कैलकुलेट हो रहा था और इवन ऊपर भी काफ़ी जगह पे सेम चीज़ कैलकुलेट हो रही थी।
तो जब वो रिपीटेशन बहुत क्लियरली दिख गई हमें, तो उसको हम लोगों ने फिर हटाना शुरू किया एंड इवेंचुअली हम हटाते गए उसको। और इवेंचुअली हमारा कोड इस तरह हुआ कि गेम स्टेट इस तरह लिखा हुआ था एक अलग फंक्शन के अंदर, और मतलब बेसिकली ये वाला कोड जो है, और बाकी सारी रिपीटेशन हट गई थी, जिसमें इनिशियली थी कि एक प्लेयर लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो या प्लेयर टू ग्रेटर देन जीरो, तो सारी रेप्लिकेशन हट गई थी। तो दिस इज ऑल इट। नूर ने अपने कुछ मुझे वो दिए थे जो मैं लिख ली थी उस टाइम पे लर्निंग्स। इस साइड के जो सबसे अच्छी चीज़ हमने की वो ये थी कि हमने डोमेन लैंग्वेज लाने की कोशिश करी। जैसे हम लोग टेनिस प्लेयर की क्लास लेकर आ गए तो सारे अच्छे खासे फंक्शन से वही अटैक कर गया। जैसे हम लोगों ने गेम स्टेट कहीं नाम बनाते तो अच्छे खासी चीज़ें वहीं पे चली गई। और सेकेंडली हुआ कि जब हम लोग फंक्शंस में चीज़ें तोड़ना शुरू की तो रिवील अ लॉट ऑफ रिडंडेंट कोड या रिपीटेड कोड, तो वो हम लोगों ने फिर मिनिमम कर दिया। तो ये हमारी और लर्निंग थी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो या कोई चीज़ डिस्कस करनी हो। गेम स्टेट के अंदर स्टिल बहुत सारी कंडीशंस लगे हैं, उसको आपने और ज्यादा तोड़ने की कोशिश नहीं की? इसका हम लोग सोचते रहे, इसका एक डिसीजन यही था कि हम लोग वही डिज़ाइन ऑफ वो लगा देते चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट देन वी थॉट के बाकायदा वन लाइनर बन चुकी हैं, तो कंफ्यूज के क्या करना चाहिए। तो अच्छा, हम इसके लोग अंदर मैंने एक चीज नोटिस की है, हमारे साथ भी इश्यू आया था थोड़ा सा कि अगर आप शुरू में फंक्शंस को यानी कि ब्लॉक्स को निकाल निकाल के एक्सट्रैक्ट करके मेथड में लेके जाते हैं ना, तो एंड में ये होता है कि हम इस तरह जो मेन फंक्शन होता है ना वो इस तरह की एक अजीब सी स्टेट में आ जाता है जहाँ पे सारे कंडीशनल्स होते हैं और बाकी वो फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं, इस तरह का सीन हो रहा होता है। तो उसको फिर ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो जब उसका खैर उसका एक सोल्यूशन है, वो लाइक पॉसिबल सोल्यूशन है, वो डिस्कस कर लेंगे जब हम प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये वाली चीज किसी और के साथ हुई है तो शेयर करें। हमारे साथ तो ये हुई थी, हम लोग अग्री कि हम लोग यहाँ पे आके हम लोग फंस गए थे। अब हम लोग हर चीज़ डिफरेंट मैं उसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर पाए थे। आई एम श्योर अगर ये तुम्हारे टेक्निक्स यूज़ करते मे बी ये दो फंक्शंस एक के अंदर मर्ज हो जाते, या मे बी ये दो एक के अंदर मर्ज हो जाते, या मजीद चीज़ें मर्ज हो जाती। अच्छा जाज़िब भाई, हमने इससे आगे एक और स्टेप में चले गए, लेकिन वो हम सोचते हैं उस पर रिवर्ट कर लें। बेसिकली वो स्टेप दिखा देंगे हमने जो आगे किया है वो बेसिकली, तो आप जो कर रहे हैं ना मर्ज करने वाला काम, वो हमने कर लिया, लेकिन उसका रिवर्ट करना चाह रहे थे, कॉन्टेंट इंट्यूटिव एग्जांपल आ गई, हम जब शेयर करेंगे शायद आपसे मिला जाए। ओके आ जाओ, लेट्स सी। चलो मैं आया तो पहले टेनिस फैक्ट्री एंटरप्राइज एडिशन। जाज़िब गेम स्टेट अदर क्या था? अदर का मतलब ये था कि गेम्स जब मतलब कंटिन्यू था उस टाइम पे, अदर का मतलब था कि दोनों प्लेयर्स खेल रहे हैं तो फिर उनके जो स्टेट्स जो स्कोर चल रहा था वो स्कोर डिस्प्ले होता था, लाइक 130 या 130 का मतलब 30 या 30-40 इस तरह करके जो होता है। सही। उसका हमें कोई नाम नहीं मिल रहा था तो हमने उस टाइम पे उसको अदर बोल दिया। अच्छा हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इनम बनाया, उसके अंदर पॉइंट डालें और उसके साथ जो उसका स्ट्रिंग डाल दिया। हमने इनिशियली यहाँ पे स्कोर भी डाला था कि 0 1 2 3, लेकिन इसके बाद जो इसमें काफ़ी ज़्यादा इशू है, इसमें हमारा तकरीबन कोई आधा या पौना घंटा वेस्ट हुआ है। फिर हमने इसको रिवर्ट करके सिंपल कर दिया था और हमने प्लेयर के अंदर स्कोर बिठाया हुआ है। शायद ये थोड़ी जो है वो डुप्लीकेशन हो रही है, लेकिन इसकी वजह जो है वो खाली ये इशू आ रहा था कि जब हम इंक्रीमेंट कर रहे थे तो अगर हमारे पास इनम बना हुआ है तो अगर हमने डिफ़ॉल्ट का एक और बना लिया था और हम ये चाह रहे थे उसके अंदर के खाली एक पर्टिकुलर इनम एक बंदे के लिए जो है वो ऐड हो रहा हो, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं हो रहा था। इसकी वजह ये थी कि वो इनम जो है वो उसके हर स्टेट के अंदर ऐड हो जाता था, तो मतलब डिफ़ॉल्ट अगर 2 दफ़ा जा रहा था तो 5 के बाद 6 हो रहा था दोनों में, मतलब तो उसकी ऐसा ही मसला होता। फिर हम लोग को स्कोर यहाँ डालना पड़ा। इसके बाद टेनिस गेम के अंदर इस तरह आ गया कि अब ये सिंपल है एकदम कि अच्छा अब ये क्या किया हमने, गेट स्कोर कर दिया और गेट विन स्ट्रिंग कर दिया। अच्छा गेट विन स्ट्रिंग कर दिया है क्योंकि रिटर्न कर रहा है, तो ये यहाँ पे जो है वो इस तरह की 2 इफ कंडीशन लगी हुई है और अगर मैं उसको एक्स्ट्रा कर लिया, अब यहाँ पे जाए रिटर्न नल, तो फिर ला मोहल्ला में नल चेक करना पड़ रहा है। जहाँ से आप भी शायद से कुछ करने का होता है कैसे?
यप आई गेस थोड़ा सा, लेकिन मुझे अभी समझ नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्या किया हमने। बेसिकली कुछ नहीं किया कि ये हुआ है कि प्लेयर 1 स्कोर बेसिकली ये देखा देता हूँ ना कि अगर मेरा गेट विन स्ट्रिंग कर रहा हूँ मैं, अगर इस विन प्लेयर हो गया तो विन प्लेयर 1 रिटर्न करा दे, विन प्लेयर 2 है तो विन प्लेयर 2 रिटर्न करा देंगे और ये यहाँ पे आएगा। हाँ और गेट विन स्ट्रिंग है और ये चूंकि कुछ भी नहीं, ना तो प्लेयर 1 विन नहीं कर रहा ना प्लेयर 2 नहीं कर रहा, तो रिटर्न नल हो रहा है। तो इसका एक और तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं चेक कर लूँ इफ इस प्लेयर 1 विन और इस प्लेयर 2 विन, दोनों को और के साथ करके रख दूँ और फिर उसके अंदर जाके वापस उस कंडीशन चेक कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर कंडीशन, तो मैं श्योर हो जाऊँ कि मैं नल कभी भी रिटर्न नहीं करूँगा। लेकिन वो भी एक अलग एक यूजलेस एफर्ट है। तो अब यही लग रहा है कि गेट अगर ऐसा चाहिए था कि हम जो है वो इस प्लेयर 1 विन इस प्लेयर 2 विन के अलग अलग फंक्शन बन जाते इस तरह के और सीरीज ऑफ लगे हुए थे और ये बाय डिफॉल्ट ही बना हुआ था, तो इससे भी काम चल जाता। सही। एक चीज फाइक मुझे और बताओ, एसएस ठीक है बोले। इस वेरिएबल्स का नाम x1 क्यों है? मतलब आई थॉट कि हम लोग इतने क्रिप्टिक नाम्स नहीं रखते थे वेरिएबल्स के। नहीं, ये बेसिकली मैंने कुछ नहीं किया, ये एकदम मैंने लास्ट मोमेंट का चेंज इस वजह से मैंने रहने दिया, अभी इसको रिवर्ट किया कर हुआ है दिया। भाई। इसकी वजह ये है कि हम लोग ने इसको क्या हुआ है, बेसिकली कुछ नहीं था, ये अलग अलग जो है वो मने में तो हमने इसी का आईडी का एक्सट्रैक्ट मेथड यूज किया, लेकिन चूंकि ये असल में मैं हटा देना था, लेकिन इसको मैंने इसलिए रहने दिया ताकि डिस्कस कर सकें कि ये अब आए ये मसला आ जाए एक्स इधर कुछ भी नाम हो जाएगा, तो ये चीज करनी चाहिए या इफ की कंडीशन रहने देनी चाहिए, लिस्ट ऑफ इफ रहने देनी चाहिए, तो इसको अलग अलग सही। फंक्शन में डाल देना चाहिए। ये बेसिकली इस वजह से रहने दिया, वरना मुझे ये सही नहीं लग रहा है, सही। मतलब मैं ओपिनियन जानना चाह सब। ये हमने एंड में चेंजेस की थी क्योंकि हमारे बीच में टेस्ट रन हो रहे थे, तो हम लोग उसको प्रोसेस कर रहे थे क्योंकि हमने पहले मेथड एक्सट्रैक्ट नहीं किए, हम पहले क्लासेस वगैरह बना के काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन जो कांस्टेंट्स जो थे जैसे 3 4 या 2 उनको हमने एक्चुअली असाइन कर दिया टॉप पे, जो मिनिमम ड्यूस वैल्यू, मिनिमम विनिंग डिफरेंस और मिनिमम विनिंग स्कोर, ये सब हमने कर दिया था। ये सब लास्ट चेंजेस थी क्योंकि वही नल का इशू आ रहा था कि हम लोग कुछ रिटर्न करवाना चाहते थे लेकिन एंड में नल रिटर्न हो ही नहीं था इन ऑल केसेस। ओके तो नाइस। फिर नहीं नाइस, ये नाइस या आप वाला नाइस मतलब नहीं मेरा मतलब वो सोल्यूशन पे था कि मतलब ठीक है ये भी तरीका था इसको अप्रोच करने का। हम लोगों ने पहले क्लासेस बना दी थी एंड देन फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना शुरू किए थे, राइट? फंक्शन बिल्कुल एंड में एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया एकदम पहले एक्सट्रैक्ट क्लास एकदम में। एक्सट्रैक्ट। ओके ऐसा हमने उल्टा किया था, हमने पहले शुरू में तो फंक्शन एक्सट्रैक्ट किए थे, एक दो ही किए थे एंड देन वी रियलाइज कि क्लास एग्जिस्ट करनी चाहिए एंड देन हमने क्लास बनाई थी और फिर सारी चीजें क्लास में ले गए थे। इतना फर्क था। हाँ अच्छा, असल में मैं ये गेट स्कोर वाले की बात करना चाह रहा हूँ कि सीरीज ऑफ इफ अच्छा है या मोर टुवर्ड्स फंक्शन अच्छा है, इसलिए आज हमने सीखा था कि हर चीज एक फंक्शन होनी चाहिए, लेकिन वो चूंकि हमने सारे इतना छोटे छोटे फंक्शन से वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब एकदम से मैं पढ़ूं कि गेट विन स्ट्रिंग तो मुझे नहीं समझ आता कि उसका मतलब क्या है, या गेट टाई स्ट्रिंग मतलब एकदम से थोड़ा सा क्रिप्टिक है, तो आई गेस द अदर वे वुड हैव बीन मोर मतलब वो इंग्लिश वो कॉम्प्रिहेंशन की तरह होना चाहिए कि मैं पढ़ूं तो एकदम से इंटेंट समझ आ जाए कि करना क्या चाह रहे थे, तो आई गेस दूसरा वाला ज्यादा ज्यादा बेहतर होता, या जस्ट ओपिनियनेटेड ऑफ कोर्स। ठीक है, दूसरा वाला क्या है? वो बेसिकली जो सीरीज ऑफ इफ लगे हुए हैं। सही है, सही। हमने भी एक्चुअली ऐसे ही स्टार्ट किया था, इसी तरह मेथड बनाया था जो चेक भी कर रहे थे और स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहे थे, लेकिन फिर हमने दोबारा इनको इनलाइन कर दिया था क्योंकि उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई थी। यही जो तुम्हारा गेट एडवांटेज स्ट्रिंग वाला मेथड है फॉर एग्जांपल, ये चेक भी कर रहा है और इसको आउटपुट भी पता है क्या है। तो हमने सिर्फ कंडीशन को ही फिर डाल दिया था मेथड के अंदर। ठीक है, बाकी ऐसे तो हमारा कुछ नहीं था। फाइक बाय कोई लर्निंग नहीं, फाइक बाय है नहीं। ओके तो कैन वी गो नेक्स्ट? यप नेक्स्ट मूव करते हैं। सवान स्क्रीन शेयर कर लो। अच्छा, तो हमने जो
एक मेन चीज नोटिस की थी, गेम के दो स्टेजेस होते हैं, लाइक देयर इज एन अर्ली गेम एंड देन देयर इज अ लेट गेम। अर्ली गेम में ड्यूस नहीं होता, नीदर एडवांटेज और विन, ये तीनों सिचुएशंस नहीं अराइज होती। अर्ली गेम में सिंपल स्कोर काउंटिंग हो रही होती है। तो ये लेटेस्ट कमिट के अंदर हमने क्लासेस में ब्रेक कर लिया है, लेकिन इफ आई गो कमिट बैक, तो इसके अंदर ये सीन था कि सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर मैक्स पॉइंट्स, यानी कि जो दोनों प्लेयर्स के अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर उन दोनों का मैक्स जो है लेस देन 4 है, तो दैट मीन्स कि हम अर्ली गेम में, अदरवाइज हम लेट गेम में, तो उसको हम अलग अलग प्रोसेस कर लेते हैं। प्रोसेस फॉर अर्ली गेम का ये सीन था कि आई थिंक दोबारा इस पे चले जाते हैं, बिकॉज इसमें हमने ये क्लियर है थोड़ी। अच्छा, तो अर्ली गेम में सिंपली ये होता है कि आपने स्कोर काउंट करना होता है। तो मैंने ये किया था कि स्कोर्स जो हैं वो स्कोर कार्ड की एक अलग क्लास में बना लिए। स्कोर कार्ड के अंदर सिंपली ये होता है कि जो गेट स्कोर का जो फंक्शन है, वो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग द नंबर, ये जो है आपके पास इनम रिटर्न कर देता है। इनम सिंपली ये है लव 15 30 40 और ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स के 40 से ग्रेटर है। तो लेट गेम जो होती है उसमें एक स्पेसिफिक सीन ये होता है कि आपकी जो स्कोर काउंटिंग है ना, वो फिर मैटर नहीं करती। आप सिर्फ एक सीन मैटर करता है कि या तो दोनों प्लेयर ड्यूस पे होंगे या कोई एक प्लेयर एडवांटेज पे होगा, सही है। और अगर कोई एक प्लेयर एडवांटेज पे है तो वो गेम दोबारा या तो ड्यूस पे चली जाएगी या फिर गेम विन स्टेट पे चली जाएगी। तो आफ्टर 40, सही है, आपको आगे फिर काउंटिंग की जरूरत नहीं है। तो एक सिंगल एक वैल्यू ग्रेटर से आप पता लगा सकते हैं कि गेम ग्रेटर, वो लेट गेम में पहुंच गए कि नहीं। अच्छा, प्रोसेस फॉर अर्ली गेम में सिंपल ये है कि आपके पास अगर दोनों प्लेयर के स्कोर्स इक्वल नहीं हैं, तो सिंपली उन दोनों के स्कोर्स गेट करा के उनके दरमियान डैश डाल दी, यानी कि जो इनम है ये यही वाली यूज हो रही है, डायरेक्ट एज इट इज, डायरेक्ट डॉट स्ट्रिंग हो जाता है इस पे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ हम ये चेक कर लेते हैं, अगर दोनों के स्कोर्स इक्वल हैं और अर्ली गेम है, तो सिर्फ एक सिनेरियो आता है कि जिसमें आपके पास स्कोर जो होता है वो ड्यूस वर्सी होता है। वो किस तरह, जब आपके पास स्कोर लेस देन इज नॉट ड्यूस, जब ड्यूस वर्सी इस वक्त होता है जब आपके पास स्कोर जो होता है एग्जैक्टली इक्वल टू 3 हो जाए, सही है। तो अगर एग्जैक्टली इक्वल टू 3 ना हो तो सिंपली आपके स्कोर इक्वल है तो आप ऑल अपेंड करा के सिंपल स्कोर रिटर्न करा सकते हैं, अदरवाइज आप ड्यूस रिटर्न करा सकते हैं। तो ये अर्ली गेम की सिनेरियो है। और लेट गेम बहुत सिंपल है, उसमें सिंपली ये होता है कि आपने डिफरेंस देखना होता है दोनों स्कोर्स का। दोनों स्कोर्स का आप डिफरेंस देखते हैं और उसमें सिंपली ये होता है कि अगर डिफरेंस 0 है लेट गेम में तो दैट मीन्स ड्यूस कंडीशन चल रही है। अगर डिफरेंस 1 है तो कोई एक प्लेयर एडवांटेज पे, डिफरेंस ज़्यादा तो यानी कि 2 है तो एक बंदा जीत चुका है। लेट गेम में ये सिचुएशंस होती हैं 3। तो 0 के केस में सिंपल ड्यूस रिटर्न हो रहा है, ड्यूस की स्ट्रिंग ये रही। और 1 के केस में एडवांटेज स्ट्रिंग रिटर्न होती है। एडवांटेज स्ट्रिंग क्या है कि जो बेटर प्लेयर होता है प्लेयर 1 2 में से, वो एडवांटेज के साथ रिटर्न हो जाता है। विन स्ट्रिंग ये है कि आपके पास जो बेटर प्लेयर होता है वो विन के साथ रिटर्न हो जाता है। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसमें। स्कोर कार्ड में थोड़ा सा ये है कि पहले मैंने इसका स्कोर नेम किया था, इसमें मैं सिर्फ स्कोर काउंटिंग कर रहा था, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि बेटर प्लेयर के लिए अगर मैंने इसमें प्लेयर डालने की जरूरत पड़ी तो मैंने इसका स्कोप बढ़ाने के लिए इसका नाम जो है स्कोर कार्ड कर दिया, तो हैक्स। और उसके अलावा यस दैट्स इट। एक चीज जो मैं दिखाना चाहूँगा, सही है, शुरू में जो एक्सट्रैक्शन वाला जो काम बता रहे थे उसमें सिंपली यही किया था कि ये पूरे जो बेसिकली हमने सिंपली ये कर दिया कि जो ओरिजिनल गेट स्कोर का जो फंक्शन था उसमें सिंपली सारी कंडीशंस को नेम दे के उनको अलग अलग मेथड्स में मूव कर दिया था। तो जब फंक्शन इस तरह की स्टेट में आ जाता है ना, तो इसको फिर हम ज़्यादा चेंजेस इस पार्ट में नहीं कर सकते, फिर हमें इनके अंदर जाके चेंजेस करनी पड़ती हैं और डिफरेंट मेथड्स को आपस में मर्ज करना पड़ता है। क्योंकि अक्सर ये इसमें जो रिपीटेशन होती है ना, अगर हम शुरू में एक्सट्रैक्शन करते हैं ना बहुत ज़्यादा,
तो होता ही है कि अगर समझे एक रिपीट यानी कि इसके अंदर कोई एक काम हो रहा है और एक काम इसके अंदर हो रहा है और दोनों सेम काम है, तो फिर होता ही है कि आपको ज़्यादा कोशिश करके निकालना पड़ती है सिमिलैरिटी। लेकिन अगर आप एक ही मेथड के अंदर हो और आप उसके अंदर अगर गौर करें तो आपको वो सिमिलैरिटी जल्दी मिल जाती है और आप दोनों को यानी कि एक ही यानी कि स्टेप से रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग मेथड में तोड़ा हो तो फिर मेथड्स को मर्ज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उसमें फिर वो वाली सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हमारे पास इस तरह एक फंक्शन आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारी फंक्शन कॉल्स होती हैं, लेकिन उनको अब हम और ज़्यादा फिर वो नहीं कर सकते सेट। तो इसके लिए हमने एक काम ये किया कि जैसे ये मैंने शुरू में ये क्या चीज़ चेक करता है कि इक्वल एंड बिलो 4 के लिए, यानी कि अगर दोनों के स्कोर इक्वल या बिलो 4 है तो उसके लिए काउंटिंग कर रहा होता है। तो ये वाला काम बाद में इधर भी हो रहा है। तो इनको फिर ये किया कि हमने इन दोनों को साथ साथ यानी कि पैरेलल रख के इन दोनों की जो वो थी इन दोनों की जो वो होती है आपके पास सिमिलैरिटी, उसको देख के कोड को हमने सेट किया। मैं आपको दिखा देता हूँ। सही है, ये वाला पार्ट। अच्छा, इधर एक चीज देख रहे हैं कि हमारे पास बिलो 4 काउंटिंग जो है वो हमने अलग से एक मेथड बना दिया और इसमें सिंपली हमने ये किया कि जो दो हमने मेथड अलग अलग जिनमें बिलो 4 काउंटिंग हो रही थी उनको मर्ज करके एक साथ लिख दिया और इसके बाद उनमें देख लिया कि हम क्या चीज़ें और सेट कर सकते हैं कि जिससे हमारा कोड और क्लीनर हो जाए। तो लेकिन ये इतना कोई अच्छा तरीका नहीं है बेसिकली। आई एम सेइंग कि हमें यूज स्टार्ट में ही सारे मेथड एक साथ एक्सट्रैक्ट नहीं करने चाहिए। तो एक पॉसिबल सोल्यूशन है ये है कि अगर सिमिलैरिटी आप फाइंड कर सकते हैं तो उनको पैरेलल में रखें और उनको मर्ज करने की कोशिश करें, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो शुरू में एक्सट्रैक्ट नहीं करने चाहिए सारे एक साथ, मे बी सही। छोटे छोटे चंक्स में करके करें। दैट्स इट। हमारे साथ ये हुआ था कि हमने जब फंक्शन एक्सट्रैक्ट करना शुरू किए थे तो उससे खुद से सिमिलरिटीज पकड़ ली थी और 2-3 जगह पे एक्सट्रैक्ट कर दिया था। इससे हमें थोड़ा दिखना शुरू हो गया था कि अच्छा सब सेम है। इवन हमने उसको रिवर्ट किया था बट इससे अगर उससे विजिबल हो गया था कि सिमिलरिटीज हैं। जी, वो बेसिकली सिग्नेचर चेंजेस वगैरह इस तरह की चीज़ें करके दे रहा था, लेकिन वो उससे अचानक कोड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रही थी, इसलिए हम लोगों ने उसको जो है वो हम लोगों के साथ भी नहीं किया। एग्जैक्टली यही हुआ था कि अलग अलग फंक्शंस में निकाल दिया था क्योंकि अंदर की स्ट्रिंग डिफरेंट थी इनिशियली। फिर एंड में आके हमने थोड़ा सा रिफैक्टर करके एक ही जैसी स्ट्रिंग्स रख ली थी, तो अब दो फंक्शंस को मर्ज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, बूलियंस को मर्ज करना। उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या नाम दे। यहाँ पे वो रूल फिट होता है जो हमने वर्किंग इफेक्टिवली विद लेगेसी कोड में देखा था। नहीं देखा था, किस में देखा था पता नहीं, किसी मीटअप में तो के डीपेस्ट नेस्टिंग से हमें रिफैक्टरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो प्रॉब्लम हमें सारे डीपेस्ट वाली रिफैक्टरिंग्स पहले कर देनी चाहिए, फिर अगले लेवल पे आना चाहिए इंस्टेड ऑफ लोअर वाली नेस्टिंग पे पहले करें। आई थिंक इसको इस तरह भी हम देख सकते हैं कि आप पूरे मतलब सारे फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर लें डीपेस्ट लेवल पे, क्योंकि हमारे केस में हमने ये कर लिया था कि हमने सारे फंक्शंस मेथड एक्सट्रैक्ट कर लिए थे एंड देन हम उसमें से सिमिलैरिटी ढूंढ रहे थे। देन हम फिर क्या कर रहे थे कि एक सिमिलैरिटी बना के कंस्ट्रक्ट कर लिया, तो उससे हमसे दो मेथड रिमूव हो गए थे। तो आई थिंक ये अप्रोच भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसके अगेंस्ट कर रहा था आमिर
इसके अगेंस्ट आ रहा था कि मैं ऐसा नहीं मैं करना चाहिए। एग्री, हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमें सिमिलैरिटी जब मिली तो वो बेसिकली उस टाइम पे हमारे पास सारे जो मेथड्स थे वो बिल्कुल सेपरेट आउट थे। तो आई थिंक मैं इस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि काटा तो काफ़ी सिंपल था, लेकिन अगर कोई काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक होती तो सबसे पहले आप उसको डीकपल इसी तरह करते हैं कि आप मेथड्स बना लेते हैं, जो शायद तुमने ही बताया था कि डीपेस्ट लेवल पे जाके एक्सट्रैक्ट कर लो। सही है। तो हम लोगों ने कुछ स्टार्ट इस तरह किया था कि जो अनयूज चीज़ें थी उनको हटा दिया था। फिर एंड में आके हम लोगों ने एक चीज़ वेरीफाई करने के लिए किया था कि ये सारे इफ़ के ब्लॉक्स जो हैं ये एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। इसमें हम लोगों ने एल्स लगाया था, मतलब सारे इफ़ को जो है एल्स से रिप्लेस कर दिया था। लेकिन उसमें इशू ये आ रहा था कि एक दफ़ा स्कोर सेट हो जाता था और फिर दोबारा नेक्स्ट टाइम पे जो है ना स्कोर ओवरराइड हो रहा था। तो एल्स सिर्फ करने से जो है ना इशू सही नहीं हुआ था। फिर हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग को ये अंदाज़ा हुआ था कि जितनी एंड में जो ब्रांच है ना उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, अगर रूल्स एजिस यही रखे हुए जो इन्होंने दिए हुए। तो हम लोगों ने ये किया था कि जैसे ये वाली जो ब्रांच है इसको सबसे ऊपर ले गए थे, इसको सेकंड पे ले गए थे, इसको थर्ड पे ले गए थे, इस तरह करके उल्टा कर दिया था। तो इससे हम लोग को ये हुआ था कि सारे एल्सिफ में मूव हो गए थे, हम लोग स्कोर जो डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर सकते थे। मतलब इसके बाद फिर रिफैक्टरिंग काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई थी हम लोग के लिए। उसके अलावा ये पैरामीटराइज टेस्ट को नाम दे दिया था क्योंकि जब फेल हो रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। उप्स, ये नहीं होना चाहिए था, रीड में भी अपडेट कर दी। सही है। फिर ये इस तरह करके फंक्शंस में एक्सट्रैक्ट आउट कर दिया था। सही है। मतलब कंडीशन से उनको एक्सट्रैक्ट आउट कर ली थी, वो एक्सट्रैक्ट आउट कर ली थी और प्लेयर के ऑब्जेक्ट के अंदर मूव कर दी थी। सही है। उसके बाद फिर खुद अब सही से आ नहीं रहा। सही है। उसके बाद ये इस तरह करके जैसे इनम से और स्विच केसेस कंडीशन से, जैसे जाजिब भाई लोगों ने और मेहदी ने किया हुआ था कि 1 को इनकोड किया हुआ था 15 से, 2 को 30 से, उस तरह इनकोड करके कर लिया था कि ये इसकी कंडीशन सारी वो हो गई थी, एलिमिनेट हो गई थी। सही है। और फिर कुछ इस तरह का कोड हो गया था। सही है। ये सारे फंक्शंस हम लोगों ने एक ही क्लास में रख लिया था, मतलब जो गेम की क्लास थी। इसके बाद फिर कुछ जो है चीज़ें हम लोगों ने मर्ज की थी। ये इस तरह करके कुछ केसेस जो ओवरलैप हो रही थी, मतलब जैसे इज लव प्लेयर 1 डॉट इज लवर अवर प्लेयर 2, और ये इन दोनों केसेस में सेम स्ट्रिंग रिटर्न हो रही थी। तो इनको हम लोगों ने प्राइवेट फंक्शंस बना के मर्ज कर दिया था। और फिर एंड में आके हम लोगों ने हो ये रहा था कि गेट स्कोर का जो फंक्शन था वो कुछ इस तरह था कि काफ़ी सारी कंडीशंस थी और हर एक में जो है स्ट्रिंग्स रिटर्न हो रही थी। तो ये थोड़ा सा अजीब सा हम लोग को लग रहा था कि ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वायलेट हो रही है कि कंडीशंस भी चेक हो रही हैं और उसी में रिटर्न्स भी हो रहे हैं, स्ट्रिंग्स भी फॉर्मेट हो रही हैं। तो इसको सेट करने के लिए हम लोगों ने ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दिया था। फाइनल फिर कुछ हम लोग का इस तरह बना था। ये मैंने जब डेमो शुरू हो गए थे उसके बाद किया था, मतलब उसके दौरान भी मैं यही कर ही रहा था। तो हो सकता है कुछ इसमें इश्यूज नहीं हो। कुछ इस तरह बन गया था कि स्कोर कैलकुलेटर डॉट गेट स्कोर, दोनों प्लेयर्स पास हो जाते हैं। इसके अंदर अब मैंने 2 एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस छोड़ दिए थे कि कंडीशन चेक हो जाती थी कि इधर करंट जो सिनेरियो है उसकी कंडीशन मेट हो रही है या नहीं हो रही, और एक फंक्शन जो है रिजल्ट रिटर्न कर देता है। और फिर बाकी ये चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह चलता है उस तरह नेक्स्ट होके आगे चलता रहता है। और फिर हर किसी के अंदर उसकी अपनी कंडीशंस और उसकी अपनी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स इस तरह आ गई थी, और कुछ प्राइवेट हेल्पर फंक्शंस है। गेम की क्लास दिखाओ, गेम की क्लास कैसी दिखती है? आओ। ये चीज़ बस एक थोड़ी सी अजीब सी लग रही थी कि स्कोर कैलकुलेटर बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहला जो
चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है उससे इनिशियलाइज हो रहा है। पता नहीं इसको किस तरह हम लोग प्रॉपर्ली इनकोड करते हैं। आई गेस एक स्टैटिक फंक्शन बना दें अगर स्कोर कैलकुलेटर के अंदर, उससे जो पहला वाला वहीं से रिटर्न करा दें। हाँ, जो चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के एंट्री पॉइंट एक तरह का बन सकता है, कुछ इस तरह का कर सकते हैं। यस, और इससे हमेशा ही जो है न्यू विनिंग रिटर्न करा दें। यस, उसको स्टैटिक कर दो ताकि वो कॉल कर सको यहाँ से। यम साथ ने मुझे इनिशियली बात की थी कि जो सबसे, क्योंकि वो बार बार स्ट्रिंग को रिप्लेस कर रहे थे, तो जो सबसे लास्ट वाली जो कंडीशंस थी उनके हिसाब से जो स्ट्रिंग में चेंजेस आ रही थी कि उनकी प्रायोरिटी उस वजह से सबसे ज़्यादा थी। तो यस, ये वाली चीज़ नोटिस नहीं की थी हमने। ये चीज़ हम लोगों ने जब एल शिफ्ट लगा दिया था ना, तो उससे आइडिया हुआ था कि अगर बिल्कुल इनिशियल वाला मैं कोड खोलूँ, यहाँ पर ये हुआ था ना, ये वाली कंडीशन, जो चीज़ें इस कंडीशन में जाएंगी वही चीज़ें इसमें भी जाएंगी। तो हो ये रहा था कि इसमें पहले स्कोर कैलकुलेट होता था बाय डिफ़ॉल्ट, और फिर नेक्स्ट जब ये ट्रू होती थी तो ये दोबारा ओवरराइट कर देता था। तो इसको हम लोगों ने जब एल्स इफ में मूव किया था ना, तो फिर ये मसला हो गया था, हम लोग के पास ये रिजल्ट टेस्ट ख़राब हो गए थे, तो उससे ये चीज़ हम लोगों ने फिगर आउट कर ली थी। अच्छा, हम लोग ने इसको इस तरह फिगर आउट किया था कि अगर हम जो है वो 4 3 को है ना हमने कॉन्स्टेंट्स बना दिए थे, तो उससे हमें आइडिया हो गया था कि ऊपर जो है ना ऊपर में कुछ गड़बड़ है, तो ऊपर बेसिकली जो है वो 4 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर 3 होना चाहिए था। चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओ। अब लगभग भाई कह रहे हैं कोई क्लास दिखा दो, लव और समथिंग करो जी। ये लव और समथिंग जो है ना, इसी की वजह से मसला हुआ था, जो मैंने बात की थी ना कि हम लोगों ने पहले एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया था और फिर उनको मर्ज करते हुए समझ में नहीं आ रहा था क्या नाम थे। तो ये इन दोनों कंडीशंस पे सेम ऑब्जेक्ट बनना था, तो इसका समझ में नहीं आ रहा था इसको क्या नाम दें। सही है, नाइस। सारे इसको डिफॉल्ट कर देते थे, तो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी था ना एक, ये था डिफ़ॉल्ट, बिल्कुल लास्ट केस जो था। ये तो टाई केस है ना। मतलब हम लोग वो करने के बाद जो है ना, पूरा अपोजिट करने के बाद टाई वाला केस सबसे एंड में आ गया था, टाई वाला और नॉन ड्यूस वाला। ठीक है। वैसे एक चीज डिस्कस करना चाह रहा था कि चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे टेक्निकली तो बहुत ही यानी कि अच्छी चीज है, देखने में अच्छी लगती है, लेकिन कोड रीडेबिलिटी से थोड़ी सी खराब नहीं होती? मैंने ये साथ के कोड को देखा तो उसमें मुझे यानी कि अंदाजा हुआ ये अभी ये लास्ट मिनट में नेमिंग की हुई है, तो प्रोबेबली मुझे इसमें नेमिंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है। आई गेस उसकी ये बात समझ आ रही है मुझे कि एकदम से मुझे पढ़ के ये समझ नहीं आ रहा कि पहले कौन सा चलेगा उसके बाद कौन सा चलेगा। और बेसिकली एक क्लास के अंदर दूसरी क्लास रखी हुई है नेक्स्ट, और वो उस तरह एज इन इसमें प्रॉपर मुझे ये हेड्स अप चाहिए कि भी चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा हुआ है और ये हो रहा है। अगर चेन जो है वो कंस्ट्रक्ट एक जगह पे हो रही है तो आई थिंक वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। यस, इसको ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो है इसके अंदर इंजेक्ट करा दें, और वो फिर सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट बन रहा हो वो डायरेक्ट यहीं पे बन रहा हो, तो यहाँ पे फिर क्लियर हो जाएगा कि चेन किस तरह कंस्ट्रक्ट हो रही है। हाँ, वो वाली वैसे भी कर सकते हैं। यस, जैसे डेकोरेटर में होता। एग्जैक्टली।